नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। दिल्ली से वीरेन कुमार आपका साथ दे रहे हैं और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आज दरअसल ग्लोबल इवेंट लेड डे था। शुरुआत हमने थोड़ी कमजोरी के साथ की, फिर वो कमजोरी से उभरे और फिर से दबाव देखने को मिला। इस घंटे एक बार फिर डे लो से चाल थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिएगा, निफ्टी का जो आज लो था वो 17,532 के आसपास बना। वहां से हमारी चाल काफी ज्यादा सुधरी है। 17,691 के स्तरों पर इस समय आता हुआ, तो ज्यादा दूर हम है नहीं वैसे। पार्डन, दिन के हाई से जो करीब 17,708-10 के आसपास था। निफ्टी बैंक देखिए 40,360 का लो छूने के बाद इस समय चाल इसकी भी सुधरती हुई आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक अब 350 पॉइंट ही नीचे है, तो ये भी कोशिश कर रहा है फिर 41,000 की रेंज में जाने के लिए। तो 500 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगी। मिड कैप्स की भी हालत खराब थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पहले रिकवर करके करीब 56 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। प्रेशर ऑफ कोर्स बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वजह से आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन तेजी में डिफेंसिव काउंटर्स में खासतौर से एफएमसीजी स्टॉक्स है। इसके अलावा कंजम्पशन थीम आज फिर से एक्टिव दिखाई दे रही है और टेक्सटाइल कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली। टेक्नोलॉजी का तो प्ले है ही, क्योंकि कमजोर रुपया उनके लिए एक पॉजिटिव रहता है। तो टेक्नोलॉजी में हमने देखा कुछ स्टॉक्स है जिनमें बहुत अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ में थोड़ी सी अभी भी सिचुएशन डामाडोल है, लेकिन ओवरऑल मार्केट निचले स्तरों से अपनी चाल को सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़ा इवेंट था वो आ चुका, अब हमारे इंटरनल बड़े इवेंट का इंतजार रहेगा जो अगले फ्राइडे आने वाली है, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। अमेरिकी फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं कल के सेल ऑफ के बाद आज शुरुआत थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। वीरो आफ्टरनून मेरे ख्याल में जो भी नेगेटिव था फेडरल रिजर्व की डॉट प्लॉट की कमेंट्री, आने वाले दिनों में क्या स्टांस और अग्रेशन रहेगा रेट हाइक्स को लेकर, वो मार्केट ने, एटलीस्ट हमारे मार्केट ने आज के दिन पचा लिया। जी हाँ, देखिए हर्षिता, पचा भी लिया है। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट करना या फिर अगर आप देखें एक मैसेज देने का एक वक्त होता है, शायद वो आज वक्त था भी नहीं। आज दो सर्कमस्टेंसेस में 2 पॉइंट्स पे ये बाजार अमूमन जो दिन होता है उससे डिफरेंट था। पहला, इट्स एन एक्सपायरी डे। बहुत बड़े गैप अप्स, बहुत बड़े अगर आप देखें जो गैप डाउन्स जो होते हैं वो सस्टेन नहीं करते हैं और पारी किसी एक के हाथ में नहीं होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूएस मार्केट ने, डाउ जोन्स लिखाइएगा प्लीज़, कल जहां पे क्लोजिंग दी वो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। देखिए ये एक मेक और ब्रेक लेवल है और हर्षिता 29,700 जो हमारा जून का लेवल था लो डाउ का, वो बहुत वेल डिफाइंड, बहुत शार्प, बहुत एजी एक लेवल था और वो था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कल का जो डाउ का क्लोज था, मतलब जब फेड का फैसला आया, उनकी कमेंट्री आई और जब अगर आप देखें जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसके बाद जो सेल ऑफ आया, वो एग्जैक्टली डाउ को ले गया उसके 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, देखिए अमूमन वीकली चार्ट जो है वो कल रात को बनेगा, बट स्टिल दिस ट्रेजेक्ट्री इज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इसीलिए आज सुबह कह रहा था कि डोंट गो शॉर्ट। शॉर्ट करने के लिए मार्केट मैसेज देगा एक, ये हमारा मार्केट निफ्टी मैसेज देगा एक दिन कि जनाब आप मेरे को शॉर्ट कीजिए, मैं अपनी इस ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर कर रहा हूं, तब हम उस शॉर्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं। मेरी क्लियर कट अप्रोच थी हर्षिता, इट्स एक्सपायरी डे, आइदर बाय अबव 710, 710 के ऊपर खरीदिए या फिर बेस 1 मिले तो लपक के खरीदिएगा। लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज हमारा बेस 1। सीएनबीसी आवाज का बेस 1 क्या था? सीएनबीसी आवाज का बेस 1 था 17,531, 17,471। आज का डे लो है 17,532। कितना शार्प, कितना क्लियर, कितना स्ट्रॉन्ग मैंडेट दिया है इस बेस ने। वहां से अगर आप समझ लीजिए इस वक्त निफ्टी का पुल बैक करीब करीब 250 पॉइंट्स का है। और मैं फिर कहूंगा, अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है हर्षिता, तो रह सकते हैं आप 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं ट्रेलिंग। अगर 710 के ऊपर टिक गए तो आपको 755 या 810 दिख सकता है। और ये डाउ फ्यूचर्स जो ऊपर है ना, ये खोखलापन नहीं है, देयर इज अ मैजिक ऑफ 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ऐसे अप्रोच कीजिएगा निफ्टी को। सपोर्टिव स्टैट्स दे देता हूं मैं आपको हर्षिता, 12 बजे भी मैं इस बात को लेकर बहुत स्ट्रांगली कन्विंस था
कि 17,500 वॉलेट नहीं होगा। द काइंड ऑफ पुट राइटिंग, जिस तरीके से 1,07,00,000 मुझे अच्छी तरीके से याद है पुट्स खड़ी हुई थी 12 बजे निफ्टी की 17,500 की पुट पे। सो प्रॉफिट बनाया है तो बुक कीजिए, और नहीं तो 50 पॉइंट का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, 710 टिक गया तो 50 और 70 पॉइंट आपको हायर साइड पे और मिलेंगे। अब आते हैं, ये देखिए आपका हश्ता कॉल राइटर्स जहां पर थे 17,700, अगर इसके ऊपर टिक गया तो आपको एक स्विंग और मिलेगा, क्योंकि 17,700 की कॉल में है 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई। द मोमेंट यू विल सस्टेन अबव 17,710 फर्दर 50 पॉइंट्स, अदरवाइज यहां भी प्रॉफिट बुक करना कोई गलत नहीं है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे हमारी अप्रोच क्या थी? आइदर वी विल बाय अबव 41,110 या फिर हर्षता बेस वन। डायरेक्टर साहब प्लीज बेस वन सीएनबीसी आवाज के लेके आइएगा। बेस वन था, एक सेकेंड, बेस वन था 40,510, 40,340, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का लो वही है हर्षता। तो वहां से अगर आपने पुल बैक बनाया है, पे पैसा बनाया है तो वेरी गुड, और अगर आप अभी भी लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं तो याद रखिएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीब करीब 100 पॉइंट्स का होगा। एंड लेट्स वेट फॉर 41,000 ऑन द हायर साइड। हर्षदा, तो 41,000 का इंतजार रहेगा। अब वो गाड़ी वहां आज जाकर रुकती है या फिर कल रहेगी, उसका इंतजार रहेगा आज ट्रेडर्स को भी। लेकिन फिलहाल 336 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच आपको दिखाते हैं किन स्टॉक्स के बल पर दरअसल मार्केट टूटा है और कहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आज का दिन, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं, काफी मुनाफा वसूली आज इंट्राडे में देखने को मिली थी। तो उन्हीं स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वेरी गुड, 2.5% की बढ़त पर HUL 2691 के आसपास आ चुका है। 3,000 की तरफ काफी अग्रसर हो रहा है ये काउंटर। टाइटन के लिए एक और मजबूत सत्र, जहां पर हमने देखा है 2% तक की बढ़त देखने को मिली है। मेट्रोपोलिस एक सरप्राइज पैकेट निकल कर आया है, 5% के गेंस, और टाटा केमिकल्स में भी हमने देखा है कच्ची खासी खरीदारी हुई है 4-4.5% के करीब की। अब आते हैं मंदी वाले स्टॉक्स पर, और मंदी वाले काउंटर्स में आपको दिखाई देगा पावर ग्रिड आज 2.5% नीचे। बैंकों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक, आपका ICICI, कोटक, इन सब में आज दबाव देखने को मिला। एक्सिस ज्यादा टूटा है 1.5% के नुकसान पर। कैनफिन होम्स कोई नई डेवलपमेंट है नहीं, फिर मार खाता हुआ। और मुथूट फाइनेंस में हमने देखा है करीब 2% के नुकसान के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल है। इन स्टॉक्स की वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ, हालांकि डे लो से मार्केट की जो चाल मजबूत हुई है, तो कई ऐसे स्टॉक्स दिखाई देंगे जो अपने ट्रेड्स को भी रिवर्स कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, याद रखिएगा। अदानी पोर्ट अब 1.5% ऊपर है। यहाँ पर इस घंटे दरअसल तेजी की पोजीशंस जुड़ने लगी हैं। चुनिंदा ऑटो काउंटर्स में टाटा मोटर्स, मारुति, हीरो मोटो जैसे ट्रेड्स हैं जो पॉजिटिव साइड पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली डे लो से क्या रिकवरी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स के लिए आज हम संजीव होता साहब से बात कर रहे हैं। टेक्निकल पैनल में आज प्रकाश गाबा, आशीष चतुर्मोता, राजेश पालविया, मानस जायसवाल है और साथ ही आशीष बहेती। सब अपने अपने ट्रेड्स लेकर तैयार बैठे हैं, लेकिन हर 10 मिनट में आपको चौकों की बौछार होती दिखाई देगी। एक एक करके ट्रेड आएगा। सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया देने वाले हैं 2.20 पर। फिर हम लेंगे 2.30 पर एफएनओ का सुपरस्टार आशीष बहेती के साथ। चार्ट का चमत्कार आशीष चतुर्मोता देंगे। मिड कैप फंडा संजीव होता के साथ जोड़ेंगे हम एक बेहतरीन ट्रेड। ऑफ कोर्स आज क्या चल रहा है में एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट पर फोकस है, और बिग मार्केट वॉइस में कंप्लीट सर्कल के CIO गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सब से होगी डिटेल में बातचीत आगे। जी चलिए अब यहाँ से क्रम शुरू करते हैं ट्रेड्स का। मार्केट्स एट डे हाई, मार्केट्स एट डे हाई 17,717 निफ्टी दिन के शिखर पर। प्रकाश सर नमस्कार, दोपहर में स्वागत है आपका इस मंच पे CNBC आवाज के। बताइए क्या लेकर आगे बढ़ेंगे? आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। टॉप कन्विक्शन कॉल इस वक्त है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रेड कर रहा है 1313 रुपीज। मेरे ख्याल से वो 1350 तक जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम। स्टॉक होगा 1300 रुपए का। महिंद्रा एंड महिंद्रा। M&M 1314 पे आपका ये बाय ट्रेड है, याद रखिएगा। मॉर्निंग 9:15 से लेकर 10:20 के बीच का जो हाई लगा था वो ये इस वक्त क्रॉस करने के पूरे अगर आप देखें
आसार दिखाता हुआ। अच्छा कॉल है और ऑटो में ये एक वो स्टॉक है जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे बहुत डिसाइसिवली ट्रेड भी कर रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, खरीदारी करने का मौका दिख रहा है एशियन पेंट्स में, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। एक प्राइस ब्रेकआउट 3420 के ऊपर देखने को मिला है, थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि 3385 3385 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट्स में खरीदारी करनी चाहिए 3525 के टारगेट के लिए। और यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 3450 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि 57 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 29 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। 100 के टारगेट के लिए एक मौका, एशियन पेंट के 3450 वाले कॉल में पोजीशन खड़ी करने का। 57 पर है तो 100 तक जाने की क्षमता यहां पर है। और अगर आप सीधे फ्यूचर्स में ले रहे हैं तो 3525 के आसपास तक के लेवल्स के लिए खरीदारी करें। 2.5% ऊपर है। आज ऐसी कई सारी कंजम्पशन थीम्स हैं जो चल रही हैं, उस पर आगे हम बात करेंगे। आशीष चतुर्मोता, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, मेरा ट्रेड भी ऑटो बास्केट से रहेगा और स्टॉक है मारुति, जहां पर पे इस गिरावट की, जो बाजार की गिरावट है, उसका कोई खासा असर हमें देखने को नजर नहीं आया और अब स्टॉक अपने 52 वीक हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 9386 पे इस समय स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 9300 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन मारुति में बनाना चाहिए। 9700 की अपसाइड शॉर्ट टर्म बेसिस पर मुझे नजर आती है और 10,000 के लक्ष्य आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मैं समझता हूं मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 4 हफ्तों में, यानी कि दिवाली के बाद 10,000 के लेवल्स पर मारुति खड़ा होगा। राजेश पालवे, आपका ट्रेड? सो देखिए, हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके से लोअर साइड से बैंकिंग फाइनेंशियल में रिकवरी बनी है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे हमारा फोकस है। अब बजाज फाइनेंस देखें तो अब डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक में 7700 के लेवल को होल्ड करके वापस सस्टेन किया है, हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे बाय करने की सलाह देंगे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 7860 से लेके 7880 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 7720 का। तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय करने की सलाह। ओके, आपकी स्क्रीन पे बजाज फाइनेंस 7780 डे हाई पर 1% ऊपर तेजी लेकर ट्रेड करता हुआ सुपर स्विंग जिसे कहते हैं ना, ये वो स्क्रीन पे विजुअल है। आशीष बहती हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए क्या पिक करेंगे आप? आपको कहाँ स्ट्रेंथ विजिबल नजर आ रही है? एफएमसीजी जिस स्पेस पर हमने सुबह ट्रेड किया था, फैंटास्टिक स्विंग देता हुआ, आपका कन्विक्शन कॉल? जी, एक रिपीट कॉल ही रहेगा। सुबह भी हमने डिस्कस किया था टाइटन। हमें लगता है कि अभी जिस हिसाब से ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, करंट लेवल पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है टाइटन में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2690 का, और जो लेवल्स दिख कर आ रहा है टाइटन के हमें, वो करीब करीब 2800 के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर कोई इसे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहा है तो इसमें 2760 के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 38 रुपए के करीब ये चल रहा है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, वो करीब करीब 28 रुपए का। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं इसके, वो 50 रुपए के। जी हाँ, टाइटन के बारे में आप मैं अलर्ट दे दूं। टाइटन इज एट इट करियर हाई, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे इसने करीब करीब एक 2764 का एक इंटरडे हाई क्रिएट किया था इसी साल 21 मार्च को, बट सेटलमेंट बेसिस पर आप देखें, क्लोजिंग बेसिस पे ये इसका एक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। बहुत शानदार मूव यहाँ पे इस वक्त टाइटन में। और मार्केट्स जिसे कहते हैं ना, सुपर स्विंग देखे, निफ्टी 17720 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसे कहते हैं ना, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। ऑटो अच्छा करता हुआ, एफएमसीजी अच्छा करता हुआ, एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस अच्छा करता हुआ। क्या गजब का स्विंग है यहाँ पर। संजीव वोरा साहब, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आज वाकई अगर आप देखें, ये दोपहर बेहद शानदार लग रही है। इंडियन मार्केट्स ने एटलीस्ट अपना एक मैसेज देने की कोशिश करी कि अभी हम ग्लोबल सेल ऑफ में बहुत हद तक, बहुत डिसाइसिवली और बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। इस मैसेज को आप कैसे रीड करें संजीव जी, और आपका आज का कन्विक्शन कॉल क्या है इस बाजार को देखने के बाद? गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है, देखिए, ये अभी की बात नहीं है। अगर वाईटीडी अगर देखें तो हम मैसिव आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं बाकी सब मार्केट को। डाउ अभी 1% ही शायद ऊपर ही होगा वाईटीडी में, हम लोग ऑलमोस्ट 18-19% ऊपर हैं। तो एक क्लियर मैसेज है अपने इंडियन की मार्केट की तरफ से कि वी आर रेजिलिएंट, कि बाकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है
और पहले तो चाइना +1 का बेनिफिट आ रहा था, अभी तो यूरोप +1 का ही बेनिफिट आ रहा है। तो अर्निंग जो विजिबिलिटी है इंडिया में इज मच बेटर देन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए एक मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा इंडिया में। हालांकि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे जहाँ पे मुझे लगता है ये अच्छा आउट परफॉर्मेंस आएगा। कन्विक्शन कॉल मेरा अभी के लिए रहेगा एस्कॉर्ट। मुझे लग रहा है कि इतना 2-3 ट्रिगर हैं, इसमें से सबसे बड़ा ट्रिगर जो निकल के सामने आ रहा है, अभी जो अमेलगमेशन किया है मैनेजमेंट ने 2 इसके सब्सिडरीज का, मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में एक अच्छा क्लियर मैसेज आएगा मैनेजमेंट से कि यहाँ से एक हब बनाया जाएगा, ये जो इंडिया से हब फॉर एक्सपोर्टिंग कुबोटा प्रीमियम ट्रैक्टर्स ग्लोबली, और बहुत सारे नॉन एग्री बिजनेस में भी ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और अभी कुबोटा का 45% स्टेक है, तो आई डोंट रियली थिंक कि ये वैल्यूएशन इसको मिलना चाहिए। यहाँ से मैसिव री रेटिंग हो सकता है एस्कॉर्ट का। तो यहाँ से 20% का टारगेट, अराउंड 2500 का टारगेट के लिए बाय करना चाहिए एस्कॉर्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको अगर आप देखें हायर स्विंग की लग रही है, और करीब 2500-2400 तक के लक्ष्य के लिए एस्कॉर्ट्स के स्विंग आपको पॉसिबल लग रहे हैं। बेहद शानदार चार्ट है, इसमें कोई डर नहीं कि चार्ट बेहद शानदार है। इस पर एक टेक्निकल व्यू लेते हैं। दरअसल ये हमारे इस कार्यक्रम में, यानी कमाई का अड्डा में या फिर पहला सौदा हो गया, उसमें अमूमन कई बार आता है। आशीष चतुर्मोता जी इस पे एक टिपिकल फ्लैग, और एस्कॉर्ट्स पे फ्लैग का सक्सेस रेशो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यही पैटर्न था 10 अगस्त को, यही पैटर्न था एग्जैक्टली, अगर आप देखें आपका 2 सितंबर को, यही पैटर्न था एग्जैक्टली 22 सितंबर को, और यही पैटर्न एग्जैक्टली आज है। टिपिकल फ्लैग है। आपका प्रोजेक्शन क्या है आशीष चतुर्मोता इस स्टॉक पे? और इनफैक्ट ये पैटर्न सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में नहीं, अगर मैं जुलाई 2019 से चला जाऊं तब भी यही पैटर्न था जिस पे इसका सक्सेस रेशो काफी स्ट्रॉन्ग है। आपका व्यू? बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि एक अच्छा फ्लैग का फॉर्मेशन है। 3-4 दिन पहले का आप डेटा देखें तो 35 लाख शेयर का वॉल्यूम एक सिंगल डे में हुआ, और उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया। मेरे हिसाब से 2050-2060 पे बहुत ही बढ़िया बेस एस्कॉर्ट्स का बना है। तो 2050 की स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड एस्कॉर्ट्स में मेरे हिसाब से लेना चाहिए। ऊपर में 2250 तक की एक अपसाइड एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है, इस फ्लैग के फॉर्मेशन के टारगेट प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए। और ओवरऑल हम ऑटो में पॉजिटिव है, तो हमें लगता है मारुति, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स ये सभी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपटिक सेक्टर टेलविंड की भी मिलेगी, और इंडिविजुअली स्टॉक की स्ट्रेंथ बता रही कि 4 से 5% का मूव एस्कॉर्ट्स में देखने को नजर आ सकता है। % का मूव एस्कॉर्ट्स में हुथा साहब के भी रेडार पर है, उन्होंने भी थम्स अप दिया। 20 to 50 तक के लेवल्स की बात यहाँ पर आशीष चतुर्मोता कह रहे हैं। डे लो से एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी दरअसल इंडेक्स ने दिखाई है। 17,719 तक का हाई छुआ था, अब 17,690 के आसपास इस समय निफ्टी आपको घूमता दिखाई देगा। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो इस घंटे और भी जोर दिखा रहे हैं, उसमें कुछ कैश मार्केट की कंपनियां हैं। स्पेंसर रिटेल फटाफट से लेकर आइएगा, और मेरी नजर इस पर इसीलिए की गई है 6% अचानक भाग गया स्टॉक, अचानक ये तेजी देखने को मिली है। स्पेंसर रिटेल में आप देखेंगे वो मूव क्लियरली दिख रहा है, और वॉल्यूम्स पर ध्यान दीजिएगा, 4.5 गुना अपने 10 डे एवरेज के वॉल्यूम्स पर दरअसल स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। इसी के साथ एक और ट्रेड यहाँ पर जो एक्टिव हो चला है, उसमें आप बारबेक्यू नेशन भी देखिएगा, 3.5% का इजाफा इधर देखा गया है। इधर भी 3.5 टाइम्स वॉल्यूम पर ट्रेड है। सुबह में हम बात कर रहे थे देवयानी इंटरनेशनल की, और वो स्टॉक दरअसल खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे एक जानकार ने सुझाया था, वो हायर साइड पर रहा है। आज सुबह में 1% के गेंस को होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर भी एवरेज वॉल्यूम करीब 1.5 से 2 गुना देखने को मिला है। तो ये कंजम्पशन थीम वाले काउंटर्स, और खास तौर से ये QSR में जंक फूड कहने वाली थी, लेकिन QSR सेगमेंट में जो एक्शन देखने को मिला है देवयानी और बारबेक्यू में, उसमें एक्टिविटी, और स्पेंसर रिटेल में भी एक्टिविटी। होता साहब, ये क्या नॉर्मली ये फेस्टिव सीजन का ही कुछ इम्पैक्ट वैसे गिनेंगे? क्या फुटफॉल आपको लग रहा है बढ़ने वाला है इस बारी दशहरा दिवाली की छुट्टियों में इन जगहों पर? जी हर्षदा, 2 साल के बाद इनफैक्ट हम लोग एक प्रॉपर फेस्टिव सीजन इस बार एंजॉय करेंगे कोविड के बाद का। तो वो तो एक एडेड फ्लेवर है ही ये सब सेक्टर के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर देखेंगे जिस तरह से बैलेंस शीट इम्प्रूवमेंट हुई है, ये सब कंपनीज के कैश फ्लो बढ़े हैं, और जिस तरह के स्टोर एक्सपांसन हो रहे हैं,
फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, तो एक टोटल टेलविंड्स, फाइनेंशियल टेलविंड है ये सेक्टर के साथ में। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी अगर ये पूरा सेक्टर की अगर बात करूँ, वो चाहे सफायर फूड हो, देवयानी हो या जुबलेंट फूड हो, यहाँ से मैसिव आउट परफॉर्मेंस हो सकता है नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में, क्योंकि क्वार्टर्स दर क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आने वाले हैं। दिव्या इंटरनेशनल आपकी स्क्रीन पर आप देखिए अच्छा करता हुआ, और इनफैक्ट एक बार आप जुबिलेंट फूड्स भी लेके आइए और आपकी स्क्रीन पे जरा जुबिलेंट फूड्स 631। देखिए ये अच्छी बात है कि ये स्पेस जो है ना वो थोड़ा सा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो भी हो रहा है उससे बहुत बड़ा सरोकार नहीं रखते हैं। और दूसरी बात ये है, इनके लिए अच्छी बात वो है कमोडिटीज और इन्फ्लेशन का अगर आप देखिए थोड़ा लोअर होना एग्री कमोडिटीज का 631.60। आई मीन टेक्निकली अगर ट्रेड करना हो, वो स्टॉक जो कि डेरिवेटिव्स का पार्ट हो, आई थिंक ये एक बहुत ही शानदार तरीके से प्लेसमेंट इसका हो रखा है। एक ज़माने बाद, आप समझ लीजिएगा, एक ज़माने बाद यानी पोस्ट जनवरी 2022, मुझे याद है लास्ट टाइम जब इसकी अर्निंग्स आई थी, इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे और जनवरी वाली में, और उसके बाद ये स्टॉक चला गया करीब करीब 450 तक। अब ये स्टॉक में पहली बार एक 50 और 200 डेमा का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, माइनस 631.80। अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 640 का जोन बाइसेक्ट कर जाए तो क्या आपको 680 की पॉसिबिलिटी लग रही है, जहां पर एक अच्छा बेस है दिसंबर 2021 का? तो बिल्कुल देखिए पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये स्टॉक तो कभी भी वीक नहीं हुआ, कभी भी इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले भी करेक्शन देखने को मिला तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, तो अंडरटोन तो काफी बुलिश बना हुआ है। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 640 के लेवल्स को ब्रेक करके 680-85 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 619 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 650 का रहेगा और फिर 670 तक के टारगेट्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे जुबिलेंट फूड में। जी हाँ, जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है हाई ट्रैजेक्टरी में। मीनवाइल बहुत सारे स्क्रीन पे ऑप्शन ट्रेड्स अपीयर हो रहे हैं, हम सब पे करेंगे खुल के धीरे धीरे बातचीत, लेकिन अभी वक्त है शेड्यूल्ड सस्ता ऑप्शन का। राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा ये सस्ता ऑप्शन, और देखिए जब ऑप्शंस की बात होती है सीएनबीसी आवाज पे आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। कल राजेश पालवे जी जब मेरे साथ 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस में थे तो वकालत उन्होंने की थी एचयूएल की सितंबर की स्ट्राइक की कॉल 2600। अगर आप देखें जो वो कॉल थी उसका लक्ष्य करीब करीब 2670 2690 का था, 2600 का स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और देखिए क्या गजब स्विंग दिया उसने, गजब का मूव, टारगेट भी हिट हो गया उसका। राजेश जी बताइए आज क्या पिक करेंगे आप, और सस्ता ऑप्शन क्या इंप्रेस कर रहा है आपको? तो बिल्कुल विजय जी, यहाँ पे जो स्टॉक अभी यहाँ पे इम्प्रेस कर रहा है वो है भारत फोर्ज। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से आज रिकवरी बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है यहाँ पे 790 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे लोअर साइड से बनी है भारत फोर्ज में, हमें लग रहा है अब ये पुराने स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो 790 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 15 रुपए 20 पैसे के आसपास, इसमें हम बाय करने की सलाह देंगे। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन के करीब 22 रुपए से 26 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉप लॉस होगा इस ऑप्शन का करीब 11 रुपए के आसपास। तो भारत फोर्ज का 790 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। भारत फोर्ज का 790 का कॉल ऑप्शन, यानी ऑटो में इस वक्त स्ट्रेंथ है, एक एक करके ट्रेड्स आ रहे हैं ऑटो सेगमेंट से, और इस वक्त भारत फोर्ज की 790 की कॉल। देखिए इस क्लोजिंग में जरा ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। 790 के 1660 पे ट्रेड कर रही है, 2226 का टारगेट है भारत फौज का। एक ऑप्शंस में रखता हूँ, और मेरे यकीन मानिए पैनल में एक मेहमान है, वो इस वक्त टोज पे होंगे अपने, और उसकी लेके आइएगा आप एक कॉल भी। आशीष चतुर्मोता जी, आशीष चतुर्मोता जी टोज पे क्यों होंगे मेरे को मालूम है। आशीष लुक एट कमेंट्स, 1255.70 आपका कन्विक्शन वाला, सबसे बेहतरीन कन्विक्शन वाला स्टॉक, और मेरे को लग रहा है कि आई थिंक ये क्लोजिंग इसको बिलोंग करती है। 1261 कुछ डिफरेंट है कमेंट्स में इस वक्त, इट्स 1261। मेरे स्क्रीन पे बात करते करते अगर आप देखिए 7 रुपए चल चुका है स्टॉक। आशीष ग्रैब करना चाहिए क्या इस बार? 1280 की, 1300 की, और इवन 1340 की पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है आपको?
बिल्कुल। तो आपकी रडार में आ गया तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया है वीरेंद्र जी। और बिल्कुल स्ट्रक्चर यही बता रहा है कि स्टॉक 1400 रुपए के टारगेट्स की तरफ अग्रसर है। तो देखिए 7 साल का ब्रेकआउट है और 7 साल के ब्रेकआउट के बाद अगर से मैं शॉर्ट टर्म डेटा देखूं तो 5 हफ्तों से स्टॉक कंसोलिडेशन किया और जब बाजार में वोलेटिलिटी बन रही थी तब स्टॉक ने नए हाईज बनाने की कोशिश किया। तो मेरे हिसाब से 1220 1230 पे बढ़िया बेस बनाकर स्टॉक तैयार हो चुका है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 1320 की एक अपसाइड नजर आएगी, बट मेरा मानना है 1400 रुपए के लक्ष्य देखने को नजर आ सकते हैं। अब इसको प्ले करने के लिए मैं देखूं कॉल ऑप्शन तो मुझे लगता है कि 1280 की कॉल ऑप्शन पर नजर रखना चाहिए, जो कि एक स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। 29 रुपए पे इस समय ट्रेड करिए, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 18 रुपए का, और मैं समझता हूँ 55 रुपए के लक्ष्य इस 1280 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, और इनफैक्ट मैं डेटा देख ही रहा था, मैं इनफैक्ट यकीन मानिए अपने पीसीआर से कह ही रहा था कि जनाब आप 1280 की कॉल निकाल के रखिएगा। एंड 1280 स्ट्राइक नाउ इज ट्रेडिंग एट डे हाई। 1267 पे स्टॉक डे हाई पर है। कुछ डिफरेंट है, आई मीन याद रखिएगा इट्स अ फ्लैग ब्रेकआउट। फ्लैग का जो सक्सेस रेशियो होता है और पैसा कमाने के देने की जो टेंडेंसी होती है वो काफी सुपर एग्रेसिव होती है। तो 1280 की कॉल, अदरवाइज फ्यूचर्स। हर्षदा। तो जी हाँ, स्टॉक में काफी तगड़ा एक्शन, इनफैक्ट एक दो और ट्रेड्स है जो वायदे में काफी मोमेंटम दिखा रहे हैं। उसमें एक तो भारत फोर्ज मैं लिखकर लाई थी, इस पर चर्चा करनी है। आई एम ग्लैड पालविया साहब आपने इसे एक पिक के तौर पर दे दिया। लेकिन एक बार बहेती जी देखिएगा जीएनएफसी के ट्रेड को, जहां पर आज करीब करीब 711 712 का इसने हाई छुआ था। 698 का लेवल फ्यूचर में अभी तो दिखाई दे रहा है। मुझे तो इंट्रीगिंग ये लग रहा है कि इसमें जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है ना वो काफी साइजेबल है। 8% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है ओआई में। स्टॉक में प्राइस एक्शन 2-2.25% के करीब है। क्या ये ट्रेड आप ठीक समझ रहे लेना? इसमें कुछ और मिलेगा अगर कोई पोजीशन खड़ी करता है? जी हर्षदा मैम, जीएनएफसी की अगर बात करें तो हमें लगता है कि बॉटम आउट होने की तैयारी कर रहा है जीएनएफसी। जिस हिसाब से 3 दिन से बेस बना रहा है 683 के करीब का, काफी इंप्रेसिव है। आज एक अटेम्प्ट भी किया था 700 को ब्रीच करने का, लेकिन वो अटेम्प्ट थोड़ा फेल होता हुआ दिख रहा है। तो पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पर भी। 685 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि आज का डे लो भी है। हमें लगता है कि अगर ये 700 के ऊपर क्लोज देता है तो इसमें एक बड़े मूव देखने मिल सकते हैं, जो कि 730 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। बट स्टैगर्ड वे में पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी यहाँ पे, और 700 क्रॉस करता है तो जरूर इन्वर्स पिरामिडिंग करके पोजीशन उस समय ऐड करने की सलाह रहेगी। 700 के पार निकलता है तो खरीदे। वैसे 711-12 का इसने ऊपरी लेवल छुआ है आज, लेकिन वहां पर टिका नहीं। और वो कब छुआ? ये मार्केट ओपनिंग में जब मार्केट ने स्पाइक दिखाया था ना, तब वो होता हुआ दिखाई दिया। फिर थोड़ा सा उसी लेवल्स के आसपास ये चक्कर काट रहा है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा गाबा साहब, एक बार ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को पर जो है कॉनकॉर का। कॉनकॉर में फिर से थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम लौट रहा है। इस समय 1.5% ऊपर है ये काउंटर 755 के लेवल्स पर। कुछ है इसमें अभी दोबारा ट्रेड करने का? जब वो खबर आई थी तो स्टॉक में तेजी हुई, फिर कूल ऑफ हुआ। अब क्या मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले पोजीशन नहीं ली थी? बिल्कुल मौका है, क्योंकि इसका चार्ट, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। जो डेली चार्ट देखें तो वो भी मुझे अच्छा ही लगता है। थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, थोड़ा डिप मिल गया, करेक्शन था वो भी खत्म हो गया। और आज का मूव जितना मार्केट इतनी खराब है मार्केट, इसमें भी एक अपमूव है। 740 का स्टॉप लगाना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 755 पर कंटेनर कॉर्पोरेशन। मुझे लगता है 780 की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ से भी 30 रुपया अपमूव है यहाँ पर, और उसके बाद शायद 700-800 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरली लगता है एक अपमूव है, पॉज ले रहा है, फिर अपमूव कंटिन्यू होगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक मौका इस समय थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने लगा है काउंटर, उस पर नजरें रखिए। अच्छा, हमने बात की HUL की, हमने बात की एशियन पेंट की, लेकिन टाइटन पर नजरें नहीं गई। तो टाइटन एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाइटन में इस हफ्ते बाय द वे एक दिन बाकी है कल का, करीब 5% तक के गेन्स देखने को मिले। आशीष बहेती ने इनफैक्ट 2760 की बात की थी, उसका कॉल लेने की सलाह दी थी। 2740 पर आ चुका है और 2800 का टारगेट इनका था। मैं संजीव होता साहब फंडामेंटली आपकी राय लेना चाहूंगी टाइटन पर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की। एक बार सोने का लेवल दिखाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब। जिस तरह से डॉलर में स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी है और क्लियरली इक्विटीज में एटलीस्ट
अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दी। अब देखिएगा करीब ½ % के नुकसान पर इस समय $10 के नुकसान पर ट्रेड। 50,000 के कंसिस्टेंटली नीचे सोना MCX में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये एक अच्छा मौका है टाइटन और इसके बाकी के पेयर्स में पोजीशन लेने का प्री दिवाली? डेफिनेटली अर्षदा, अगर देखें तो एक जो थीम है कंजम्पशन का, वो मास मार्केट कंजम्पशन का ले लें, जहां हमने देखा है कि ये जितने फुटवेयर कंपनीज हैं या फिर फूड कंपनी, जैसे हमने अभी बात किया क्वेसर रेंज है, या फिर डिस्क्रिशनरी रेंज की बात करें जैसे टाइटन है, गोल्ड का है, तो हर तरफ जो कंजम्पशन थीम है वो बहुत ही जोर पकड़ रहा है बिफोर फेस्टिव। और हमारी जो मैनेजमेंट से बात हुई है और हम जो इंडस्ट्री डेटा देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा रहेगा और नंबर से बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो दैट इज व्हाई द टाइटन बीइंग द लीडर अच्छा ही करना चाहिए। और स्टॉक तो मुझे लग रहा है एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, मस्ट टू हैव इन द पोर्टफोलियो, और मेरा तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड यहाँ पे बाय ही रहेगा हमेशा। टाइटन आपके स्क्रीन पे आशीष बहती जी की एक कॉल थे इस कार्यक्रम में और अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने। थोड़ा सा अगर आप देखें कैश के स्टॉक्स पे फोकस करेंगे और जहां पे अच्छा खासा मूव आ रहा है, एक बार मैं ABB को देखना चाहूँगा। मेरे स्क्रीन पे इसके जो ऑप्शन है वो बार बार अपीयर हो रहे हैं। 34.15 पे स्टॉक अपने अगर आप देखें डे लो से रिकवर होता हुआ, लेकिन क्या इतना अच्छा है कि मैं इसको मार्क करूँ हायर लेवल्स पे? नो, नॉट एग्जैक्टली। एक स्टॉक और अगर आप देखें जो डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, हिताची एनर्जी, जरा प्लीज इस स्क्रीन पे लेके आएंगे। हिताची एनर्जी 3500 के स्तर पे डे हाई पर। ये इस पैनल में आई थिंक आशीष की अमूमन एक कॉल रही है। आशीष, आप लोगों की जो कवरेज थी हिताची एनर्जी पर, वो काफ़ी समय पहले, मेरे ख्याल से आपने ये CY22 के इनिशियल पीरियड्स में हमारे साथ शेयर किया था, अराउंड 2500। ये करीब करीब स्विंग देके आया 3942 तक का, अब करीब 3509 पे है। और मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 3513 इसका एक बहुत ही, और 3400 एक बहुत ही लॉजिकल बेस है। दैट इज 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका व्यू इस प्राइस पे क्या है? आज बहुत तेज है ये स्टॉक। तो बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट पे वीरेंद्र डिस्कशन आपने किया है, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा एक करेक्शन ऊपर से 4000 के लेवल को टेस्ट करके 3400-3500 की ट्रेजेक्ट्री तक आया और अब एक बढ़िया बेस 3400 पे बना चुका है। हम पोजिशनली स्टॉक पे काफी बुलिश है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन और साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज एक बहुत बड़ा थीम बन रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हिताची एनर्जी है। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 4000 रुपए के लक्ष्य बहुत शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। पोजिशनली तो हम मानते हैं स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में आने वाले 1 से 2 साल रखना चाहिए। कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पर स्टॉक बन सकता है, बट एक शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूं तो डेफिनेटली 4000 रुपए तक की अपसाइड मुझे इस अपस्विंग में हिताची एनर्जी में देखने को नजर आते हैं। चलिए, इस बीच हम अपने जो रेगुलर सेगमेंट्स हैं उन पर लौटते हैं। सस्ता ऑप्शन हो चुका है राजेश पल्लवी जी के सौजन्य से। अब आते हैं डेरिवेटिव्स में, यानी वायदा कारोबार में आज के सुपरस्टार आशीष बहती जी के सौजन्य से ये स्टॉक आएगा आपकी स्क्रीन पर। आशीष, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, एज ए सुपरस्टार टाटा केमिकल को पिक करना चाहूंगा। स्टॉक कंसोलिडेट 2 बार बहुत अच्छे बड़े मूव देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था और जिस हिसाब का आज ब्रेकआउट दिया है काफी इंप्रेसिव है। ह्यूज वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स अभी तक हो चुके हैं। ओआई बिल्टअप बहुत स्ट्रांग लग रहा है और जिस हिसाब से ऑप्शन एक्टिविटी है, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो पूरे ऑप्शन राइटर्स पोजीशंस क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं हम। 1200 जो इसका ऑल टाइम हाई है करीब उसके और उसके बियॉन्ड जाता हुआ स्टॉक हमें दिख रहा है। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1125 के करीब का स्टॉप लॉस मेंटेन करना, और जो फर्स्ट टारगेट है वो 1200 और इवेंचुअल टारगेट्स हमारे थोड़े से इसके बड़े हैं। 1200 का फर्स्ट टारगेट टाटा केमिकल्स की बात हो रही है। यह है एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए फटाफट अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर यतिन आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। यतिन बताइए, रेडार पर क्या है आज? अब तो देखिए, गुजरात फ्लोरो एक स्टॉक ऐसा है हर्षदा जो पिछले 3 महीनों में लगभग 45% चढ़ा है और पिछले 1 साल में 12 मंथ्स पीरियड अगर आप देख लें तो 115% का गेन दिया है। ऑब्वियसली इंडिया की बात करें तो एक केमिकल हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप चाइना+1 की पॉलिसी देखें या EU+1 की पॉलिसी देखें,
इंडिया एक इमर्जिंग आपको केमिकल हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां गुजरात फ्लोरो की स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी की स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स में है, बहुत ही मोनोपोली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और अगर हम पीटीएफई की बात करें जो कि फ्लोरो इथिलीन प्रोडक्ट्स होते हैं या जनरली जो फ्लोराइड यानी एक एलिमेंट है फ्लोराइड, इसके प्रोडक्ट्स बनाने में कंपनी महारत हासिल किए हुए है। अगर हम बिजनेस की बात करें अभी तो इनका जो एक की केमिकल है पीटीएफई, इनके दामों में लगभग 40% की बढ़त आपको देखने मिली है पिछले 1-1.5 साल में। अगर हम बात करें फ्लोरो पॉलीमर्स की और कंपनी के बेसिक केमिकल्स की तो यहां भी काफी अच्छी तरीके से आपको डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स की अगर हम बात करें तो ये की ट्रिगर पॉइंट है आगे भी कंपनी को कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए, क्योंकि ये अपनी फ्लोरोपॉलीमर्स कैपेसिटी को डबल करके लगभग 1500 मिलियन टन्स पहुंचा रहे हैं। आगे चलते हुए लगभग ये दुगनी होगी। पीटीएफई की बात करें तो यहां कैपेसिटी में लगभग 20% का इजाफा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कैपेसिटीज कंपनी के पास हैं और नए एवेन्यूज ऑफ ग्रोथ भी कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जो रीसेंट एनालिस्ट कॉल हुए या एजीएम हुई, वहां कंपनी ने कहा कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बैटरी केमिकल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, सोलार पैनल्स में ये लोग केमिकल्स बनाएंगे या प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन की थीम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है कि किस हिसाब से पार्टिसिपेट किया जाए। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप सेटअप देखें तो जो फ्लोरोकेमिकल्स है जिसका काम है कंस्ट्रक्शन केमिकल्स या बॉन्डिंग केमिकल्स में यूज होता है, वहां भी आपको बढ़त दिख रही है। और जो न्यू फोकस एरिया है बैटरी केमिकल्स और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, तो यहां भी कंपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को तैयार कर रही है। बैटरी केमिकल्स में ये फिर टाटा केमिकल्स के साथ कंपीट करेंगे? पॉसिबल है, लेकिन जो मेथड्स हैं ये लिथियम के तरफ जा रहे हैं। और अगर हम टाटा केमिकल्स की बात करें तो वो सोडियम की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैटरी केमिकल्स हैं जो आपको सोडियम या लिथियम या बहुत सारे दूसरे केमिकल्स या एलिमेंट से मिल सकते हैं। तो हर एक कंपनी की अपनी स्पेशलिटी है। लेकिन गुजरात फ्लोरो की बात करें तो ये बहुत डिफिकल्ट जो केमिस्ट्री वाले केमिकल्स होते हैं, यहाँ इनकी जो एक्सपर्टीज है और कहीं ना कहीं इसका फायदा होता आपको दिखाई पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर काफी ज्यादा एक्शन हो चुका है। इनफैक्ट एक काफी हॉट स्टॉक हुआ करता था, अब 3724 के लेवल्स पर। एक क्विक चेक दीजिएगा पालविया साहब, क्या लेवल्स आगे आ सकते हैं? तो हर्षा जी देखिए, तो पूरे सेगमेंट में हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये स्टॉक भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। नेक्स्ट टारगेट, जो बड़े टारगेट अगर हम देखें पोजिशनल बेसिस पे, वो 4000 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए करंट लेवल से। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3680 के आसपास। इमीडिएट अगर टारगेट चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आएगा करीब 3850 के आसपास। लेकिन पोजिशनली हमें लगता है 4000 तक की तेजी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 1000 तक की तेजी देखने को मिलेगी। इन केमिकल काउंटर्स में हमने देखा रिसेंटली काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसमें काफी एक्शन देखने को मिला है। अब एक्शन इसमें जब बढ़ता है कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, खासतौर से विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पसीने ये छुड़वा सकता है। आपने सही गेस किया, हम रुपए की बात कर रहे हैं। रुपए में एक बार फिर आज के दिन काफी ज्यादा वीकनेस आई है। ये कमजोरी के कारण क्या है और रुपए की स्थिति क्या है, किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, और क्या सिर्फ रुपया टूट रहा है और ग्लोबल करेंसीज के सामने इसकी स्थिति कितनी कमजोर या थोड़ी मजबूत है? मनीषा हमारी कमोडिटीज एडिटर जुड़ गई हैं। मनीषा बताइए, रुपए की चाल आज फिर कमजोर होती हुई। एब्सोल्युटली हर्षदा जी, हाँ, रिकॉर्ड लोज पे आज यहाँ पर रुपया खुला और हर घंटे जैसे जैसे दिन बीतता गया हमने देखा कि रुपए में और गिरावट बनती हुई नजर आई है। तो रिकॉर्ड लोज पे कारोबार है और अब तक का 80.77 का ऑल टाइम लोज हमने यहाँ पर रुपए में बनता हुआ देखा। कल की जो क्लोजिंग थी वो ऑल टाइम लो क्लोजिंग भी थी। और आज की अगर बात की जाए तो 7 महीने में ये सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली है। हमने रुपए को यहाँ पर करीब करीब 86 पैसे तक कमजोर होता हुआ देखा है। और ये इस साल की अगर बात की जाए तो रुपए में करीब करीब 10% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये गिरावट पिछले 2 हफ्ते में गहराई है, जहां पर ₹1.25 से ज्यादा की गिरावट या मंदी हमने रुपए में आते हुए देखी है। क्या कारण है रुपए गिरने के? एक तो ये कि जो यूएस में हमने ब्याज दरें बढ़ती हुई देखी हैं, पिछली 3 ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स हमने यहां पर आते हुए देखी हैं और आगे जाकर और भी यहां पर ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसका असर यहां पर देखने को मिला है। डॉलर इंडेक्स को हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं जो कि 20 साल के हाईज पर है। 111 का स्तर आज यहां पर निकलता हुआ नजर आया। भारतीय बाजारों में लगातार इस साल हमने एफआईआईज की बिकवाली आते हुए देखी है।
है तो उसका भी असर यहाँ पर रुपए में लगातार पड़ता हुआ नजर आया। और जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसका भी इंपैक्ट ईएम करेंसीज और डेवलप करेंसीज दोनों पर ही खासा देखने को मिला है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड्स की बात देखें तो वहां पर भी लगातार हमने हाइज बनते हुए देखे हैं। 10 साल का देखें या 2 साल का बॉन्ड यील्ड्स देखें, 12 से 15 साल के हाइज पर हमने इसे भी कारोबार करता हुआ देखा है। इसका भी इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे देखने को मिला है। यह रुपए की चाल है जहां पर हमने लगातार इसे मार्च से वीकन होते हुए देखा है और 80 के ऊपर अब ये यहां पर ठहरता हुआ नजर आ रहा है। काफी हद तक इंपैक्ट इसका अक्रॉस एसेट क्लासेस और अक्रॉस, जैसे आपने कहा, ट्रैवल पर भी देखने को मिलेगा। इंपोर्ट बिल तो हम बढ़ता हुआ देखेंगे ही, स्पेशली कच्चे तेल में और एसेंशियल कमोडिटीज में। इसके अलावा व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट में भी इसका इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। इंपोर्ट वाली जो कंपनीज हैं उनको तो नुकसान है ही, क्योंकि आपको ज्यादा अब यहां पर डॉलर के मुकाबले देना होगा। और जो तेल कंपनियां हैं इस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 85% जो हमारी तेल की रिक्वायरमेंट है वो हम यहां पर इंपोर्ट करते हैं, तो ये बिल भी हम यहां पर बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर पिछले 1 महीने का प्रदर्शन देखा जाए इमर्जिंग मार्केट करेंसीज का, तो यहां पर रुपए में कम गिरावट देखने को मिली है। सिंगापुर डॉलर, मलेशियन रिंगिट, चाइनीज युआन और कोरियन वॉन में यहां पर जो गिरावट है वो कई ज्यादा है। और इसीलिए शायद हमने अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई इंटरवेंशन रुपए में आता हुआ नहीं देखा, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट करेंसीज या डेवलप मार्केट करेंसीज के कंपैरिजन में हम काफी कम गिरे हैं। अगर यही करेंसीज आप ईयर टू डेट भी देखें तो डबल डिजिट परसेंटेज डिक्लाइन यहां पर होता हुआ नजर आया है। करीबन 12 से 20% तक की गिरावट इन करेंसीज में इस साल में अब तक दर्ज की गई है, जो रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा है। शुक्रिया मनीषा इस अपडेट के लिए। तो क्लियरली हमारी हालत काफी कमजोर होती हुई जरूर दिखाई दी है, लेकिन हम इतने नहीं टूटे जितना शायद चाइनीज युआन टूटा है। वो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग है, लेकिन आरबीआई की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं आया आज के दिन, जैसे मनीषा कह रही हैं। अब सेक्टोरली किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए नेगेटिव उस पर आएंगे, लेकिन चार्टिकली स्थिति कितनी और कमजोर बन सकती है। आशीष चतुर्मोता, आई एम श्योर आप रुपी को भी ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है यहां से कितनी और वीकनेस? बिल्कुल, तो अर्षदा देखिए, देखने की बात यह कि यहाँ पर पे 20 साल के ऑलमोस्ट हाई पर आपको डॉलर इंडेक्स देखने को मिल रहा है। और डॉलर अगर से इंडेक्स कंटिन्यूसली अपने सभी अपने काउंटर पार्ट्स के सामने स्ट्रेंथ बनाएगा तो बहुत स्वाभाविक है कि इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में भी करेक्शन आएगा। बट जैसे मनीषा ने बताया कि हम कंपैरेटिवली दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में कम गिर रहे हैं। अब अगर से मैं चार्ट देखूं तो 80.35 से 78 के बीच का कंसोलिडेशन काफी लंबे समय से यूएसडी आईएनआर के अंदर बना था, जिसको आज इवेंचुअली हमने ब्रेक किया और 80-70 की ट्रेजेक्टरी में हम आ चुके हैं। मुझे लगता है इस रेंज को अगर से मैं देखूं, क्योंकि ऑब्वियसली आरबीआई का इंटरवेंशन रहेगा, बट जिस तरह से डिमांड सप्लाई सिचुएशन उभर के आ रही है, मुझे लगता है 8150 से 8180 की ट्रेजेक्टरी बहुत ही जल्द यूएसडी आईएनआर के अंदर में आपको देखने को नजर आएगी। और शायद अब एक शॉर्ट टर्म बेस कहीं ना कहीं 79, 90, 80 के जोन में यूएसडी आईएनआर बना रहा है, तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा बेस बनेगा और आपको यहां से रुपी फर्दर वीकनेस 8170, 8180 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, मैं अपने पैनल को बता दूं, मेरे पास थोड़े डॉलर है, अगर आप में से किसी को खरीदने तो मैं करंट प्राइस पर देने को तैयार हूं। बट जोक्स अपार्ट, होता साहब, जिन सेक्टर्स की बात मनीषा भी कर रही थी, इंपोर्ट वाली कंपनियों पर तो हम जानते हैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हालत पतली होती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक्सपोर्ट कंपनियां, एक तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हम टेक्नोलॉजी कंपनियों को देखते हैं, लेकिन दूसरी है टेक्सटाइल कंपनियां, और उनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने आज सुबह में देखे थे। अब देखिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसा प्ले, एसपी अपैरल जैसा प्ले, जिनका अच्छा खासा बिजनेस विदेशों में है, और एसपी अपैरल का मैनेजमेंट हमें बता भी रहा था कि ये रुपी की वीकनेस उनके लिए काफी पॉजिटिव्स लेकर आएगी। क्या वहां पर इस समय आप एक्सपोजर लेने के फेवर में है? अर्षदा, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और ऑल अदर थिंग रिमेन नॉर्मल, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होता है। वो आईटी कंपनीज के लिए हो या फार्मा कंपनीज के लिए हो या गारमेंट्स कंपनी के हो या कोई भी डायरेक्ट एक्सपोर्टर हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अपनी डिमांड सिनेरियो जो है आईटी के लिए इतने अच्छे नहीं है, तो वहाँ पे तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मोमेंटम नहीं चेस करना चाहिए और वहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा आउटलुक। हालांकि अगर गारमेंट्स का भी देखें, बात वही है कि वहाँ पे भी डिमांड स्ट्रांग नहीं है। यूएस का ले लें या यूरोप का ले लें, वहाँ पे रिटेल्स बहुत डाउन है।
लेकिन वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है एटलीस्ट गारमेंट कंपनी के लिए, तो वहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन बनता है फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। KPR मिल हो गया या फिर SP अपैरल हो गया, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। फार्मा कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, सन फार्मा, सिप्ला, इन सब के लिए पॉजिटिव है। हालांकि API कंपनी जो कि नेट इंपोर्टर है रॉ मटेरियल के, उनके लिए दिक्कत की बात है। चलिए, हर्षदा 75 ठीक रहेगा रेट? वीरू 81, 80 भविष्य का रेट देंगे ना। आप बैंक से खरीदने जाओगे तो 82, 83 पे मिलेगा। मतलब CM है। मैं 81, 80 पर आपको दे सकती हूँ। मतलब आप पूरा थॉमस कुक का रेट दे रहे हैं आप, हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा 5-7 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई बात नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से काम करते हैं, चार्ट का चमत्कार लेते हैं आशीष चतुर्मोदा जी के साथ, उन्हीं के सौजन्य से आएगा। आशीष बताइए, डॉलर ना सही, स्टॉक तो सही, कैश में बताइए क्या कॉल है आपकी? बिल्कुल, तो वीरेंद्र एक थीम जिसको हम काफी बुलिश रहे थे, पूरी ये जो टाटा एलेक्सी KPIT की थीम थी, इसमें हम बुलिश थे। तो मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि लास्ट मंथ हमने जब 12 अगस्त को आपका टाटा एलेक्सी 10,000 का भाव हुआ था, हमने बोला था प्रॉफिट बुक कीजिए और KPIT में शिफ्ट कीजिए। तब KPIT 550 चल रहा था, आज KPIT 650 रुपया क्रॉस कर चुका है। तो पहले KPIT पे बात करूं तो वहां मेरा ध्यान 750 रुपए का अभी भी बना हुआ है, बट आज के चार्ट के चमत्कार में मैं वापस टाटा एलेक्सी पे एक बाय कॉल रिकमेंड करूंगा क्योंकि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के पास बहुत ही बढ़िया बेस 8700 पर टाटा एलेक्सी ने बना चुका है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 8700 का स्टॉप लॉस लगाकर टाटा एलेक्सी में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 9500 के होंगे। पोजिशनली मैं मानता हूं 10,000 रुपए तक की अपसाइड वापस से टाटा एलेक्सी के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ओके, टाटा एलेक्सी आप देखिए, ये आपकी कॉल आई है 8980 पे। हंसी मुझे एकदम से आई कि जैसे अभी थॉमस कुक का जिक्र हुआ, जरा एक बार जरा आप टिक बाई टिक चार्ट थॉमस कुक का लेके आइए। 76.05 75 से अगर आप देखें 76-40 एकदम से हो गया एक सिंगल टिक में। अगर आप देखें 76 एकदम से जैसे ही जिक्र किया, जरा लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, 76-40 होके आ गया। अब यकीन मानिए हर्षदा, अभी आप किसी ऑपरेटर के पास रिक्वेस्ट भेजिए, जनाब आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले वाली जो आती थी ना, कोटेशंस, इतना बड़ा अंतर आ गया कोटेशंस में। और मैं इनफैक्ट अभी इस साल के अंत की गोवा की फ्लाइट्स दिख रहा था, दिल्ली टू गोवा अप्रोक्सीमेटली 8,000 एंड रिटर्न 16,000, यानी यहाँ से 2 महीने बाद की जो फ्लाइट्स हैं वो करीब 24 से 25 हज़ार रुपए की। कितना अगर आप देखें इस वक्त फ्लाइट्स बहुत महंगी है, एंड स्पेशली आप देखिए जब स्पाइस जेट की करीब 50% फ्लाइट्स जो हैं वो अब स्थगित हो गई हैं। उसको अगर आप देखें DGCA ने अगर आप देखें स्थगित कर दिया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो उसके बाद आई थिंक टैरिफ्स किस तरफ जा रहे हैं ये कहना अगर आप देखें काफ़ी मुश्किल है। खैर लौटते हैं एक बार फिर से टॉपिक पे, और थॉमस कुक को हटा दीजिए आप वहाँ से, ये बस ऐसे ही मजाक में अगर आप देखें चर्चा हो रही थी इसकी। पर मैं ऑप्शंस देखिए, कुछ ऑप्शंस हमने इस कार्यक्रम में लिए। वीरू, हमें प्रोड्यूसर साहब को बोलना चाहिए, जैसे अच्छा ट्रेड है तो उस पर होल्ड आ जाता है, अवॉइड है तो अवॉइड आ जाता है। कभी कभी हम मजाक में किसी स्टॉक या कंपनी का नाम लेते हैं ना, उस पर एक जोक का ठप्पा आ जाना चाहिए कि जोक सीरियसली। It's 77 now, थॉमस कुक। It's 77 थॉमस कुक। खैर अब इस दौरान जो देखिए कुछ चीजें जो कि अभी थोड़ा सा अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से हाई होके चल रही हैं। FMCG क्यों चल रहा है? देखिए एक तो आपको इन्फ्लेशन कम होने का, एग्री कमोडिटीज का अगर आप देखें नीचे आने का बेनिफिट है, और एक नेचुरल हैच है। ये जो हम जुबिलेंट फूड्स का जिक्र कर रहे थे, मानस जुबिलेंट फूड्स 634 पे, मानस इसकी कोई कॉल पकड़ ले क्या? मेरे को सेकंड थॉट आया, मैं कुछ देर पहले इसकी एक्टिविटीज देख रहा था, 630, 640 ये सारी कॉल्स डे हाई पे ट्रेड कर रही है। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, 630 रखिएगा पेयर पे, 630 स्लाइटली इन द मनी हो गई और 640 स्लाइटली आउट ऑफ मनी हो गई। मैं ज्यादा अगर आप देखें, ये 630 है 1995 पे, ओके 640 लेके आइए, वो देखते हैं कितने पे ट्रेड कर रही है। 640 है 1490 पे। मानस इसमें से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा पिक करने के लिए, क्योंकि ये क्लियर कट चार्ट, बिल्कुल क्लियर कट चार्ट। बिल्कुल, तो देखिए एट द मनी पे ही जाएंगे, तो जो 630 का कॉल ऑप्शन है वहां पर ट्रेड कर लेंगे। और देखिए एट द मनी लेना ज्यादा बेहतर रहता है जब आपकी एक्सपायरी बहुत क्लोज हो। तो जुबिलेंट फूड का 630 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर 6 रुपए का रिस्क है, 14 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए
और आई थिंक 32 रुपए से 35 रुपए तक के टारगेट्स आपको इस ऑप्शन में 630 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। 630 की याद रखिएगा, 630 की ट्रेड कर रही है करीब करीब 1995 पे। तो वहां पे हमने बात करी थी अभी एक कमिंस की कॉल की। अभी यहाँ पे अगर आप देखें जुबिलेंट फूड्स, ये जुबिलेंट फूड्स मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, टिक बाय टिक चार्ट्स पे मेरे स्क्रीन पे जो है ना वो ऑप्शंस अपीयर होते हैं डे हाई पे। अगर आप देखिए इसकी कॉल्स आके ट्रेड करते हुए, और याद रखिएगा ये सुबह सुबह कार्यक्रम में शुभम अग्रवाल जो थे कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के, वो इसी कॉल की वकालत कर रहे थे। इनफैक्ट मेरे पास स्क्रीन पे जो प्रीमियम्स हैं वो डे हाई पे ट्रेड करते हुए, एक सेकंड, 20 रुपए टारगेट था। ये यही कॉल थी 630 की, यस 630 की कॉल थी जिसका टारगेट करीब करीब 20 रुपए का था, और अब ये शानदार मूव लेकर डे हाई पे ट्रेड करती हुई, और करीब करीब अब इसका प्रीमियम है डे हाई पर। और इनफैक्ट ये जो 640 की कॉल थी वो भी अगर आप देखें डे हाई पे ट्रेड कर रही है। यस, ये करीब करीब आ चुकी है 15 रुपए 70 पैसे पर। बात देखिए, बात करते करते कुछ स्टॉक्स जो है ना किसी रेंज पर छटपटाते हैं, और आप देखिए क्या क्लियर कट ब्रेकआउट। इट्स 630 730, लेकिन यकीन मानिए थॉमस कुक से ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। हर्ष जरा थॉमस कुक को देखिए एक बार, डे हाई पर 7740। में स्टॉक क्या हो गया एक्चुअली। कुछ और ट्रेड्स लेके वीरू स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HUL एक बार रिविजिट कर रही हूँ, मैं बस मेंशन कर रही हूँ, ये स्टॉक अब 2.5% ऊपर। एशियन पेंट्स की जिसकी हमने बात की थी उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम। मारुति का कॉल जो आया था 9700 की बात हुई थी, 9400 के आसपास ये खड़ा है काउंटर। तो मोमेंटम इन सभी काउंटर्स में दरअसल पिछले आधे घंटे में देखने को मिला है। अच्छा, कुछ और काउंटर्स हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर आपका USL भी चलने लगा, 880 का स्तर आ चुका है वैसे स्टॉक में। मोमेंटम इसमें भी काफी तगड़ा, और क्योंकि हम कंजम्पशन थीम की बात कर रहे थे। ये आशीष का स्टॉक है। अच्छा, ये आशीष का स्टॉक। तो फिर आपका कौन सा UBL? नहीं नहीं, हम तो टाटा कॉफी से काम चला लेते हैं। ठीक, टाटा कॉफी। USL में तेजी। आशीष भाई, इस पर कोई व्यू है आपका फ्रेश करंट लेवल्स पर, 880 के लेवल्स? हम एक्चुअली स्टॉक हमने सुबह भी डिस्कस किया था, तो सलाह यही रहेगी कि जिनके पास है बने रहे। जरूर आज नीचे स्लिप हो गया था इंट्राडे लेवल पे एक बार, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन है तो जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। 870 के करीब पे एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। हमें लगता है कि 900 तक के लेवल्स इसमें जल्दी आते हुए देखने मिल सकते हैं। 900 के लेवल्स, और इसका 52 वीक हाई करीब करीब 1019 1020 के आसपास है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो वो स्टॉक जहां पर मूव तो है तेजी की तरफ। अच्छा मानस, आप देखिएगा प्लीज ट्रेंड का चार्ट। ट्रेंड में अब 1470-73 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 78 है क्या, पार्टन 1479 के लेवल्स आ चुके हैं इधर। क्या ताजा खरीदना है इसे? देखिए, ट्रेंड की बात कर लीजिए, या ABFRL की बात कर लीजिए, या पेज इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, ये तीनों स्टॉक काफी स्ट्रांग बने हुए हैं। पेज इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, ABFRL ऑलरेडी अप दिखा रहा है, और मेरा समझना है कि ट्रेंड में भी जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। तो ट्रेंड पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा और तैयार है 1500 रुपए के ऊपर के ब्रेकआउट के लिए। अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शॉर्ट टर्म चार्ट पे दिखता है 1435 1430 की रेंज में। तो 1430 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 1500 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो 1535 1540 तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा खासा ट्रेंड में बनता हुआ 1540 की बात हो रही है यहाँ पर। मोमेंटम और काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर दरअसल स्टॉक में आज के दिन तेजी बनी है। अच्छा, इस बीच होता साहब बताइए, आपका मिड कैप फंडा ट्रेड क्या रहेगा? कन्विक्शन कहाँ दिख रहा है आपको? अर्षदा, मेरा पिक रहेगा PSU बैंक तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा। दो चीजें हैं इस पे। एक तो है कि वैल्यूएशन जो है बहुत कंफर्ट जोन में है, 0.7 टाइम्स बुक में ट्रेड करता है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे अपसाइड
अर्निंग रिवीजन आने का बहुत चांसेस है आने वाले क्वार्टर्स पे। अगर देखें इसके बैलेंस शीट तो अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। एनपीए मल्टी ईयर लो पे है 1.58। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नीचे आ चुके हैं और जो गाइडेंस है क्रेडिट कॉस्ट आने वाले सालों के लिए वो नीचे हैं। और जिस तरह कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 15% प्लस, वो उसके लिए बहुत अच्छा फायदा देगी। रिटेल बुक इसके इम्प्रूव हो रहे हैं, वो एक एडेड टेलविंड है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो मुझे लगता है ये लेवल बहुत अच्छा है एक इन्वेस्टमेंट के लिए। और आज का जो वीकनेस है एक मौका दे रहा है टू बाय विद अ टारगेट ऑफ 165। ये मेरा 12 मंथ्स का टारगेट प्राइस होगा। ओके 165 तक अगर आप देखिए बीओबी का 12 मंथ का टारगेट है, 138 पर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की हमारी आज की कड़ी में गुरमीत चड्ढा, मैनेजिंग पार्टनर CIO CompleteCircle.com के मौजूद हैं इस वक्त, कंप्लीट सर्कल के मौजूद हैं इस वक्त। गुरमीत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरुआत वहीं से करते हैं जो शायद आज दस्तूर बन गई है, और US मार्केट्स और फेड ने अपना एक कोर टारगेट जो बनाया है कि जनाब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, इसके लिए कुछ भी करेगा। अब जिस प्रकार 75 बेसिस पॉइंट शायद बाजार राहत लेता, लेकिन जो लैंग्वेज थी, जो उनकी वर्डिंग्स थी पर्टेनिंग फर्दर हाइक्स इन फ्यूचर, वो बाजार को पसंद नहीं आई। यूएस मार्केट कल इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुए। अब जिस प्रकार का गुरमीत जी रेट हाइक लाइंड अप है यूएस में, और उसका प्रभाव ग्रेजुअली जिस प्रकार से इकोनॉमी में आएगा, जिस स्लोडाउन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में अभी इक्विटीज में कितना डैमेज पॉसिबल लगता है आपको अगले 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम में? वीरेंद्र जी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक ये वोलेटिलिटी खाली इक्विटी में नहीं आती है। जब इंटरेस्ट रेट्स इस गति से बढ़ते हैं, आपके करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बहुत सारे एसेट क्लासेस में आती है। और अगर यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 4% के आसपास जाएगा, तो अगर मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थोड़ा कुछ फंड रिस्क ऑफ ट्रेड होता है, पैसा वहां मूव करेगा, प्लस डॉलर इंडेक्स 111 क्रॉस कर गई है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये कहना हम पूरी तरह डीकपल होंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा, कुछ इम्पैक्ट आएगा। हाँ, इमर्जिंग मार्केट में बेटर परफॉर्म करते आए और करेंगे आगे, वो मैं उसको मानता हूँ। आज भी आप देखिए इंडियन मार्केट्स में का जो इम्पैक्ट है कल का, इंक्रीमेंटली सेम फैक्टर से बाजार बार बार नहीं डरता है, वो उसको प्राइसिंग करना शुरू करता है। तो आप निफ्टी का लेवल कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप देखिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे आईटी कंपनीज में आने का है, तो वहां पे इन्फोसिस जैसा शेयर 28-30% डाउन है, टीसीएस डाउन है 25-30%, कुछ मिड कैप आईटी 40-50% डाउन। तो जहां इम्पैक्ट ज्यादा है वहां वो प्राइस में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है। जहां इम्पैक्ट थोड़ा कम है, जैसे बैंक्स है, फाइनेंशियल्स है, कंजम्पशंस है, यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आपको इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी पीछे 41,000 क्रॉस किया था, अभी भी अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा सा निवेशकों को थोड़ा सा किस बिजनेस में आप निवेश कर रहे हैं वहां पे फोकस करना चाहिए। ऐसे माहौल में ओवरपे नहीं करना चाहिए कहीं भी, कि आप कोई एक मार्केट में ट्रेंड है, फैशन है, उसको लेना है। जहां पे अर्निंग ग्रोथ आपको दिख रहा है वहां पे आप रहिए, वैल्यूएशन मल्टीपल रीजनेबल पे करिए। थोड़ा सा मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है, आप देखिए निफ्टी काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो कुछ कंसोलिडेशन बाजार के लिए भी अच्छा भी है। और हम पिछले 18,000 जब हम अक्टूबर में थे और इस वाले 18,000 में काफी फर्क है। इस बार हम 18 टाइम्स फॉरवर्ड है मल्टीपल, तो हमारा जो लगभग 10 साल के वैल्यूएशन मल्टीपल का एवरेज है, तो हम एक फेयर जोन में, हम बहुत महंगे जोन में नहीं है। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से होने की जरूरत है। ब्रॉडर मार्केट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर मैं आऊंगी आपके पास गुरमीत, लेकिन मैं आपका ट्वीट पढ़ रही थी जहां पे आपने कहा कि फेड और ईसीबी ओवररेटेड है और आरबीआई एब्सोल्युटली अंडररेटेड। मुझे बताइए इस अंडररेटेड आरबीआई की जो पॉलिसी अगले फ्राइडे को हम बैठे होंगे उसे डिस्कस कर रहे होंगे, क्या लार्जली एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो क्योंकि फेड से एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 बेसिस पॉइंट, इन्होंने 75 किया और उसको ऑफ कोर्स डॉट प्लॉट सामने रखा कि कितना और दरों में इजाफा वो करने को तैयार है। हमारी स्थिति ऑफ कोर्स उतनी खराब नहीं है, लेकिन आरबीआई से क्या एक्सपेक्ट किया जाए और फिर किस तरह की पोजिशनिंग होनी चाहिए इस मार्केट में? मुझे लगता है कि थोड़ा सा आरबीआई के पास चॉइस थोड़ा कम है। हम लगभग $2 बिलियन हफ्ते का फॉरेक्स लूज कर रहे हैं, करेंसी पे प्रेशर है। तो अगर हम 50 पैसा हाइक नहीं करेंगे तो
आरबीआई को स्टेबिलिटी भी देखनी है इन्फ्लेशन के साथ साथ, तो ड्यूल मैंडेट है एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि आरबीआई शायद एक हाइक और करेगा 5.90, हो सकता है रेपो रेट थोड़ा सा 6 थोड़ा सा क्रॉस भी करे। बट इंडिया का जो इन्फ्लेशन बास्केट है और इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो बहुत अलग है वैसे। हम बिहाइंड द कर्व नहीं है। फेड 18 महीने से बोल रहा है इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है और अब सडनली लग रहा है कि स्टिकी है। सिमिलरली अब लोग बोल रहे हैं कि रिसेशन टेम्पररी हो सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा उनको क्रेडिबिलिटी भी करना है। आरबीआई उस हिसाब से काफी प्रोएक्टिव रहा है। इंडिया ने करेंसी प्रिंटिंग करी, हमने ओवरडू नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गिविंग फ्री कैश टू पीपल। हमने उतना किया जितना जरूरी था। हमने पीएलआई स्कीम करी, हमने एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ स्पेंडिंग ज्यादा करी जिससे एसेट क्रिएशन हो, जॉब क्रिएशन हो, वर्सेस वेस्ट जिन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ ज्यादा प्रिंट किया, लोगों के हाथ में पैसे दिए, तो उससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आपने सप्लाई में वो इन्वेस्टमेंट नहीं गया। तो मुझे लगता है ट्रैजेक्टरी अलग होगी, बट नियर टर्म में आरबीआई को करना पड़ेगा। हमें बस ये देखना चाहिए कि जो इंडिया में अभी ये पर्सनल कंजम्पशन ट्रेंड जो स्ट्रांग है, जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है ये स्ट्रांग है। अभी हम ज्यादा घर खरीद रहे हैं, ज्यादा गाड़ियां खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर में इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक वो बैलेंस शायद सेंट्रल बैंक मुझे लगता है अब नजर में रखेगा। अभी तक देखने में नहीं मिला है, चाहे वो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है, चाहे वो हाउस रजिस्ट्रेशन है। रूरल एरिया में जरूर थोड़ा स्ट्रेस है, तो वहां हमें थोड़ा सा मुझे लगता है सतर्क रहने की जरूरत है। लगभग 3 माह से ट्रैक्टर की सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है आरबीआई बैलेंसिंग एक्ट करेगा, बट नियर टर्म में मुझे लगता है ज्यादा चॉइस नहीं है, ब्याज बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा गुरमीत जी, पिछले 2 दिन में जब से ये फेड की बातचीत, ये फेड की बैठक, उनका आउटकम आया, बाजार ने अपने आप को अगर आप देखें बहुत स्मार्टली अलाइन कर लिया। अब आप देखिए कल और आज में आईटीसी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। कल और आज में एफएमसीजी बास्केट में कम से कम नहीं तो 5 से 7% का स्विंग आ चुका है हर स्टॉक में। कुछ फार्मा स्टॉक्स भी चल रहे हैं। देखिए लिक्विडिटी थोड़ी बहुत तो बाजार को हमेशा चेज करेगी, चाहे वो एफआईएस की मनी हो, चाहे वो डीआईएस की मनी हो। स्टॉक्स रोज बरोज चलेंगे। तो बतौर आई थिंक उन लोगों के जो कि हर सर्कमस्टेंसेस में कुछ स्टॉक्स की पिकिंग करते हैं, अगर मेरे को अभी पैसा लगाना है तो अब किस चीज को चेज करना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा, अगर आप देखें ये रेट हाइक्स का क्वेश्चन भी मिल जाए, उसका स्ट्रांगली आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट ना पड़े, और वो चीज कंजम्पशन थीम जो अब तक पैसा बना के दे की गई है उस पर आप कहीं ना कहीं कैपिटलाइज भी कर पाए। तो आपकी चॉइस क्या होगी इन दोनों चीज के मध्य में? तो पहली तो एक आई थिंक कंसेंसस चॉइस है वो मार्केट में बैंक्स है। आई थिंक जो टॉप हमारे 3-4 बैंक्स हैं, विंदर जी, आप बहुत टाइम बाद आपको एनआई ग्रोथ भी दिखेगी, निम एक्सपेंशन भी दिखेगा और क्रेडिट कॉस्ट की वजह से प्रोविजनिंग भी कम दिखेगी, क्योंकि हम एक नई साइकिल में आ रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब कन्वर्ज होंगी तो बहुत सारे बैंक 20-25% अपनी अर्निंग्स ग्रो कर सकते हैं। कुछ हद तक वो प्राइस में भी दिख रहा है आपको, और बैंक निफ्टी में जो तेजी है वो भी दिख रहा है। थोड़ा सा छोटे बैंक्स में भी जहां प्रेशर में थे क्रेडिट क्वालिटी की वजह से, रिस्ट्रक्चर्ड बुक की वजह से, वहां भी हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आप देखिए आईडीएफसी फर्स्ट देखिए 70% बुक उनकी अब रिटेल हो गई। आज से 4 साल पहले जो उनकी 2/3 बुक थी वो इंस्टीट्यूशनल थी, उसमें इंफ्रा का बहुत बड़ा एक्सपोजर था। अब वो 5% से कम रह गया है। कासा पे उन्होंने बहुत काम किया है, उनका कासा 50% प्लस हो गया है। तो थोड़ा एक अच्छा हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, और 1.2-1.3 बुक वैल्यू पे है तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो कुछ छोटे बैंक्स में भी जहां बहुत ज्यादा कंसर्न था आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बाकी फाइनेंशियल्स अच्छा कर ही रहे हैं, हम तेजी से डीमैट अकाउंट ऐड कर रहे हैं, नए फोलियोस क्रिएट हो रहे हैं। तो वो एक फाइनेंशियल्स मुझे लगता है कि निफ्टी में अगर मैं बोलूं तो अगर मैं 1 साल का अर्निंग बोलूं तो शायद 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल्स का आएगा। तो थोड़ा सा वहां ओवरवेट होने की जरूरत है, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं इस एनवायरनमेंट में जहां अर्निंग है आप वहां पे ज्यादा पाक रहिए। दूसरा मुझे लगता है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, ये इस थीम में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। हमें डिफेंस में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है इंडिजिनाइजेशन की वजह से। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रही है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रिंट बढ़ रहा है। हम ओईएम से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। ओईएम में क्या होता है, आप मैन्युफैक्चर करते हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इनोवेटर जो आपका वेंडर है। ओडीएम में आप खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर आपका लेबल कोई एमएनसी या दूसरा एक्वायर करता है, तो उसमें ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फोन्स में वो हमें देखने को मिल रहा है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रहा है, एलईडी पैनल्स में देखने को मिल रहा है।
तो हमारे रेडार में कुछ कंपनीज हैं, डिक्सन है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, सोलार है डिफेंस में, और कुछ केमिकल्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वहां पे हम काफी सारे वो ट्रैक कर रहे हैं। और तीसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ना कॉन्ट्रेरियन सोचना चाहिए। अच्छा बिजनेस अगर टेम्पररी खराब दौर से गुजर रहा है, आप देखिए इन्फोसिस 5 बार 50% करेक्ट हो चुका है अपने लाइफ टाइम, और अभी 30% डाउन है। तो और अभी भी वो 13-14% का गाइडेंस दे रहा है विद सम मार्जिन प्रेशर। तो मुझे लगता है कि आईटी में थोड़ा सा आपको पेन होगा, शायद 2-3 महीने 4 महीने आपको कि सितंबर क्वार्टर सॉफ्ट जाएगा थोड़ा हमें, पर अगर आप वो शॉर्ट टर्म पे ले सकते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है 3-4-5 साल का, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। गुरमीत, आप इनफैक्ट रूरल इंडिया डिमांड की बात कर रहे थे। आजकल हमने नोटिस किया है कि HUL, ITC जिस तरह के लेवल्स पर है, ITC वाज व्हाट 341, 42 यस्टरडे, आज भी वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम जारी है। इन FMCG कंपनियों ने अब तक तो कमेंट्री यही दी थी कि अर्बन एरियाज में ग्रोथ है, रूरल में नहीं। तो इस प्राइस एक्शन के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वहां पर थोड़े से डिमांड पिकअप की उम्मीद है जैसे जैसे हम दिवाली और इस फेस्टिव सीजन में उतरेंगे, या फिर उसका ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए? वैल्यूएशंस थोड़े से मेरे को कंफर्टिंग नहीं लगते हैं, स्पेशली HUL के। ITC का वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, तो थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव होना चाहिए। तो उसमें दो कॉम्बिनेशन है, एक तो इनपुट प्राइसेस कम हुए हैं और बहुत अच्छी कंपनीज ने प्राइस हाइक्स किए हैं, तो थोड़ा सा आपको मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मार्जिन बेटर दिखेगा, थोड़ा सा डिमांड भी अपटिक है, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा जाएगा। हमने देखा था विजय सेल्स के CEO शायद आपके चैनल पे, तो उन्होंने बोला कि सबसे अच्छा गणेश चतुर्थी का उनका सीजन गया है, फेस्टिव सीजन जो गया है। तो अभी मेन फेस्टिव सीजन आने का है, तो हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल का डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो वो वहां पे आप काफी अच्छे नाम है जिसपे आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल हाउसिंग का जो इन्वायरमेंट है, होम इम्प्रूवमेंट थीम अच्छा प्ले कर रहा है, तो उसमें पॉलीकैब है या वोल्टा से अच्छे नाम आप देख सकते हैं। FMCG में जो फूड और बेवरेज कंपोनेंट जहां ज्यादा है, वहां पे हमें देखने को मिल रहा है। अभी टी प्रोडक्शन रिलीज हुआ, हमने फ्लड्स के बाद इस साल शायद 1350 मिलियन केजी टी का इस साल प्रोडक्शन होगा। टाटा का कंज्यूमर का 30% मार्केट शेयर है, HUL का उसमें 27% मार्केट शेयर है। तो मैच्योर सेगमेंट में एक तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मार्जिन भी इंप्रूव होगा, और नई कैटेगरीज में वो लोग जा रहे हैं। तो किचन का हर आइटम जो है, हमारा फूड जो है वो ब्रांडेड हो रहा है, और ये काफी इनफॉर्मल मार्केट है। आप देखिए पल्सेस का मार्केट 1.5 लाख करोड़ है, 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। स्पाइसेस 30,000 करोड़ का मार्केट है, लगभग 70% अनऑर्गेनाइज्ड है। आप ड्राई फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बहुत बड़े मार्केट है जो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पे ग्रोथ डबल डिजिट आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस फूड और बेवरेज जिनका हैवी है, जैसे टाटा कंज्यूमर है या अदानी विल्मर है, उनको ज्यादा दूंगा इस सेगमेंट में। ITC का मेन प्ले मुझे लगता है, अगर वो होटल बिजनेस और बाद में FMCG को डीमर्ज कर पाए तो बहुत अच्छा मुझे लगता है इस लेवल से भी बन सकता है। और उनके अब सारे बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है जो नहीं देखने को मिली 3 साल। टैक्स बहुत स्टेबल रहा है, पेपर बिजनेस अच्छा किया है, एग्री बिजनेस अच्छा किया, और होटल बिजनेस में भी हम वाकई सबका दिन अच्छा आता है, ITC ही जिताता है जनाब इस प्राइस पे। 345 आपकी स्क्रीन पे, डे हाई एट करियर हाई। अच्छा गुरमीत जी, आप कंज्यूमर बहुत देर से कर रहे थे, कंज्यूमर से थोड़ा सा व्यूअर की तरफ चलते हैं। ये PVR आइनॉक्स लेके आइए, दोनों डे हाई पर। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से गुरमीत जी से जो है संपर्क टूट गया है। अच्छा, अब मैं बताऊं कि पूरा कंजम्पशन स्पेस। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि मैं माफ़ी चाहूँगा राजेश पालवे जी, जुबिलेंट की कॉल जो थी वो आपने दी थी, आपने भी दी थी, वो 640 का कॉल ऑप्शन, सिंस जुबिलेंट इज एट डे हाई, राजेश जी ने वो कॉल दी थी, मैं अभी याद आया मेरे को। और 640 की कॉल का जो आपका टारगेट और स्टॉप लॉसेस थे, मैं रख देता हूँ स्क्रीन पे। आपका टारगेट इस कॉल का है करीब करीब 22 से 26 रुपए के आसपास। आपने 340 की स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल सजेस्ट की थी, तभी अगर आप देखें मैं कहूँ यहाँ पे ये इसकी 630 है, राजेश पालवे जी की 640 की कॉल थी। 1520 पे ट्रेड कर रही है ये। इस बीच कुछ और स्टॉक्स दिखाइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक अपीयर हो रहा है जो कि डे हाई पर है, दैट इज आई थिंक PEL, माफ कीजिएगा, इट्स एट 978 ना, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई खास अगर आप देखें स्विंग इस स्टॉक में नहीं मिल रहा है। इट्स 1504। एक बार डाउ फ्यूचर्स लेके आएंगे, क्या कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स की ट्रैजेक्टरी जनाब करीब करीब मेरे पास जो अपडेटेड लेवल है उसके मुताबिक इट्स प्लस बाय 52 पॉइंट्स, करीब 30,334 का जोन यहाँ पर है। 52
अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। ठीक है, मोमेंटम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार जरा आप पिडिलाइट लेके आइए, ये पिडिलाइट स्टॉक ये भी देख लेते हैं एक बार। ये मेरे स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है 2808। राजेश पालवे जी जरा पिडिलाइट पे एक व्यू दीजिएगा। 20 डे की ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लिया, 10 डे पे आ गया। एनी व्यू, ट्रेडिंग व्यू ऑन पिडिलाइट? तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में हमने जो ब्रेकआउट देखा था, ब्रेकआउट तो अभी भी सस्टेन है और स्टॉक में पिछले 2-3 सेशन में देखे थोड़ा सा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन अभी भी हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर नियर टर्म सेटअप पे बने, ये एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे हमें लगता है काफी फेवरेबल प्राइस है अभी यहाँ पे। तो बाय तो करना है स्टॉक को और पोजिशनली हम यहाँ पे इसमें 3000 प्लस के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिख रहा है। डे लो से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी भी दी है, तो हमें लगता है इस पुलबैक के ट्रेड को प्ले करने के लिए यहाँ पे 2840 जो कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, इस कॉल को बाय किया जा सकता है। 3940 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है वो कॉल ऑप्शन, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है 2840 के कॉल ऑप्शन में। और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के 55 रुपए से 60 रुपए तक आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलबैक मिला है हमें लगता है पिडिलाइट का पुलबैक 2900 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखें करीब 32 रुपए के आसपास। ओके, पिडिलाइट की कॉल 2840 पर नजर रहेगी। गुरमीत जी आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे। देखिए आपके जो लास्ट प्रश्न था हर्षदा ने जो किया आपसे, उसके एवज में आपने कंज्यूमर शब्द का इस्तेमाल बहुत किया। मैं बतौर व्यूअर अब आपके एक आउटलुक चाहूंगा। ब्रह्मास्त्र देखी आपने क्या, या लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? मैंने रॉकेटरी देखी थी वीरेंद्र जी। अच्छा, ये रॉकेटरी मूवी जो अगर मैं आपसे पूछूं, आई मीन हाँ नहीं मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे एज ए पूछूं इन्वेस्टर, आई मीन मैं अपना एक सीरियस पैसा डाल रहा हूं, जिस तरीके का कंटेंट आ रहा है या फिर जिस तरीके का कंटेंट OTT पे अवेलेबल है और हमारी जो व्यूइंग की जो बिहेवियर है पिछले 2 साल में जिस तरीके से तब्दील हुआ है, आप अपना पैसा सीरियसली डालेंगे इस स्पेस में इस वक्त? मल्टीप्लेक्स में वीरेंद्र जी? जी 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 जी। सो इसमें वीरेंद्र जी क्या है कि हम उसको ना ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी ट्रेड बोलते हैं, तो इसमें आप बास्केट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स एक देखा जा सकता है। तो मर्जर ऑन ट्रैक है, तो थोड़ा सा मर्जर होने से उनका एवरेज टिकट प्राइस जो है वो बढ़ेगा। ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में लगभग 6% बढ़ा है। ऑक्यूपेंसी लेवल इंप्रूव हुआ है और जो फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू है उसमें भी हमें देखने को मिला है। थोड़ा सा उनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू शॉर्ट रहा है, वो मुझे लगता है ग्रेजुअली कुछ क्वार्टर के बाद इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए। स्क्रीन एडिशंस हो रहे हैं और इंडिया में अभी भी 35-40% सिंगल स्क्रीन है, तो ये कन्वर्जन जो हो रहा है सिंगल स्क्रीन टू मल्टीपल स्क्रीन, ये ट्रेंड भी काफी सेकुलर सिलेक्टिवली आप देख सकते हैं। मुझे QSR बेटर लगता है, जो जिसमें आपका जुबिलेंट फूड्स और देवयानी वगैरह आता है। अगर आपको ओपनिंग आउट ट्रेड या जिसे हम आउट ऑफ होम कंजम्पशन बोलते हैं देखने को, क्योंकि एक तो लीडरशिप इश्यूज रिजॉल्व हो गया है। जुबिलेंट की एक अच्छी चीज क्या है कि जो उनका 56% सेल है उनके 15-16% कस्टमर से आती है, जो उनके रिपीट कस्टमर है। उनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, मैं खुद काफी पिज्जा का फैन हूं, तो वो बहुत अच्छा प्लान है। प्लस उनका अपना फ्लीट है, तो उनकी डिपेंडेंसी जो एग्रीगेटर्स हैं स्विगी और जोमेटो पे काफी कम है। तीसरा आप देखेंगे वो नई जो उन्होंने कैटेगरीज में जा रहे हैं धीरे धीरे, पॉपीज में अच्छा एक्सपैंड किया है, बिरयानी ब्रांड में गए हैं, तो बाकी कुजीन्स में भी ठीक ठाक एक्सपैंड कर रहे हैं। मिस्टर समीर खेतरपाल आप आ गए हैं, थोड़ा सा जो लीडरशिप कंसर्न था मुझे लगता है वो थोड़ा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और वो बहुत अच्छी स्टोर की जिसे फोर्ट्रेसिंग कहते हैं वो कर रहे हैं, स्मार्ट फॉर्मेट्स लेके आ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं रेगुलर। तो मुझे देवयानी जुबिलेंट काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफी हमारा जो किचन टाइम है, कुकिंग टाइम है, ऑलरेडी 16 घंटे से 12-13 घंटे आ गया, वेस्ट में 6 घंटे है। तो जो जिस हिसाब से अर्बन लाइफस्टाइल है, आपको ये और जो हमारा कुकिंग टाइम है कम होता नजर आएगा। अच्छा, एक क्योंकि आपने स्पेसिफिकली पूछा था PVR के बारे में, मेरे को अचानक लगा गुरमीत आपसे पूछा जाए, ये जो नैस्डैक में निवेश का विकल्प हमारे गिफ्ट एक्सचेंज में मिला था, वहां पर अभी आपको कोई पूछता है कि अमेरिका में कुछ खरीदना है क्या, कुछ स्टॉक्स कुछ एडवोकेट कर रहे हैं?
अनफॉर्चुनेटली हर्षद जी, हमारी मार्केट में ना जब ये एक ऐसा बाजार है जब सेल लगती है तो लोग नहीं लेते हैं और फ्रेश अराइवल आते हैं तो लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि नैस्डैक 30% पर 26% डाउन है YTD, और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे वो एप्पल है, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है। इनफैक्ट हमारी कुछ IT कंपनी से बेटर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। यूएस में पेन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा हमें शायद हो सकता है शॉर्ट टर्म रिसेशन भी देखने को मिले, बट अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है कुछ पार्ट पोर्टफोलियो का 5% 10%, मुझे ऐसा लगता है कि ऑफशोर एक्सपोजर होना चाहिए। और दूसरा, हमारा कोरिलेशन इनके साथ कम है, तो हम हमेशा रिटर्न देखते हैं, कोरिलेशन कोई नहीं देखता है। तो पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट कि आप कैसे नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स को इकट्ठा करते हैं। और ट्रेन का आखिरी डब्बा आप नहीं हटा सकते, कोई ना कोई एसेट क्लास तो कभी ना कभी अंडर परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट वो ये प्रूफ है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। तो थोड़ा एक्सपोजर 5-10% रखना चाहिए और थोड़ा सा ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। विदेशी कंपनियों पे भी एक मौका सेल लगी है, उसका फायदा उठाया जाए। अगर और आपको डिटेल चाहिए तो ऑफ कोर्स गुरमीत की कंपनी आपको हेल्प करेगी, या फिर आपको खुद रिसर्च करना भी होगा। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं देख रही थी कि आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो विश हर ऑल द वेरी बेस्ट गुरमीत, एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। Thank you, and I'll show her this clipping. She will be very happy. Thank you, Harshad. Best wishes and God bless her. चलिए मार्केट पर आते हैं और भारतीय बाजारों की चाल इस बीच देखिए। 17,625 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 94 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक अब 590 पॉइंट ही नीचे है, लेकिन कुछ ट्रेड्स में थोड़ा सा एक्शन आया है। वीरू, आप मेंशन कर रहे थे पीवीआर, अचानक पीवीआर को देखकर आइनॉक्स लीजर में 3.5% तक की तेजी, तो ये नेशनल लेवल से और एक्टिव होता हुआ ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, बारबेक्यू नेशन जैसे ट्रेड्स और हरकत में हैं। आज यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो कंजम्पशन वाली थीम है उसमें और भी पैसा लगता हुआ क्लियरली। जी हाँ, और नवरात्र शुरू होने से पहले आखिरी जो शुक्रवार है ना, वो कल ही पड़ेगा हर्षदा। तो कल बहुत सारे लोगों को काम निपटाने हैं शुक्रवार को, है ना। यूनाइटेड स्पिरिट्स हालांकि डे लो नहीं रिकवर काफ़ी हुआ है, लेकिन वेस्ट लाइफ जनाब 708 पे अभी हर्षदा जिक्र कर रही थी, एकदम से मेरी नज़र गई। वेस्ट लाइफ अगर आज यहाँ पे इस जोन पे क्लोज होता है, और मान लीजिए अगर आप देखें करीब करीब 709 पे क्लोज होता है, 710 पे क्लोज होता है, तो ये वेस्ट लाइफ का इसके करियर का बेस्ट क्लोज होगा। तो जो वो जुबिलेंट की कॉल हम की बात कर रहे थे ना, और आई थिंक या फिर हमने इसकी वेस्ट लाइफ की बात करी, वो एग्जैक्टली थीम है इस वक्त, याद रखिएगा। बाजार ने आपको अपने आप को बहुत, अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली, कहाँ एग्रेसिव स्टॉक्स में बैंकिंग से, कहाँ अगर आप देखें एग्रेसिव स्टॉक IT से, कहाँ कैपिटल गुड्स से अगर आप देखें निकाल के संभाल के अपने आप को एक सेफ ट्रैजेक्टरी की तरफ अगर आप देखें ले गए। एक्शंस इन फ्यू फार्मा, एक्शन इन फ्यू डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, एक्शन इन आई थिंक फ्यू हॉस्पिटल स्टॉक्स, और पूरा का पूरा अगर आप देखिए याद रखिएगा FMCG और कंजम्पशन थीम आज काफ़ी अच्छा खासा करती हुई। और इसका ये देखिए वेस्ट लाइफ को दिखाइए जरा, 715 हो गया बात करते करते, 60707 पे बात शुरू की थी, इट्स 715। अब एक काम करते हैं, BTST का क्रम शुरू करते हैं। देखिए विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, US में कल आपने 500 पॉइंट का कट देखा, लेकिन वो 500 पॉइंट का कट एक बड़े इवेंट और बड़े इवेंट के आउटकम को अपने में बचा के बैठा है। और एक और चीज, कल का लो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो कि हिस्टोरिकली US मार्केट में लास्ट 22 साल की ट्रैजेक्टरी में सिर्फ 3 बार वॉयलेट किया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व, आइए देखते हैं हमारे मेहमान आज क्या पिक कर रहे हैं। मानस, क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? इंडियन होटल्स को लेके जाएंगे, और इंडियन होटल्स के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो तो बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम्स है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 60 मिनट चार्ट पे देखने को मिला है 330 के ऊपर। तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 327 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, उम्मीद करिए कि जो पिछले हाइस थे स्टॉक्स को ब्रीच करेगा और 345 की तरफ जाएगा। तो इंडियन होटल में खरीदारी करेंगे, 327 का स्टॉप लॉस, 345 के टारगेट। ओके, इंडियन होटल्स याद रखिएगा। इंडियन होटल्स अगर मैं सही हूं तो इस ट्रैजेक्टरी में इंडियन होटल्स, एक सेकेंड, ये इसका 334 पे नहीं, इससे बेहतरीन क्लोज हम ऑलरेडी देख चुके हैं 15 सितंबर को, और
बट स्टिल बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष चतुर्मोता जी, आप क्या पिक करेंगे, क्या कैरी करेंगे? तो मेरा पिक कंजम्पशन बास्केट से ट्रेंड रहेगा। बहुत ही बढ़िया चार्ट वीरेंद्र इस स्टॉक का नजर आ रहा है। मुझे लगता है वीकली चार्ट पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर अब अपने नए ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। 1490 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1460 का। मैं समझता हूँ 1560 की ट्रेजेक्ट्री ट्रेंड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 1560 की यानी ट्रेंड, फ्रेंकली स्पीकिंग आशीष जी के ओपिनियन के मुताबिक इट्स 1485, इसका ऑल टाइम हाई क्लोज मेरे ख्याल से यही है। यस, आज ट्रेंड अपने करियर के एक बार फिर से हाईएस्ट क्लस्टर पर जाके क्लोज होगा। तो मानस का ट्रेड हो गया, आशीष चतुर्मोता जी का ट्रेड हो गया, इंडियन होटल्स हो गया और ट्रेंड हो गया। राजेश पालवे जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, टाटा केमिकल को कैरी करेंगे। वीकली सेटअप के हिसाब से इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से ये स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से ही अपने सीरीज के हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। टाटा केमिकल फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड के टारगेट होंगे करीब 1185 1190 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1135 का। टाटा केमिकल, दरअसल ये था आशीष बहती जी का ट्रेड, उन्होंने पिक किया था इस ट्रेड को और बेहद ही शानदार, खूब सूरत और एक मोमेंटम में जब ये स्टॉक था उसको पिक किया था। देखा मैंने था, लेकिन मैं आई थिंक हिचकिचा रहा था, बट स्टिल आई मीन आप बहुत शानदार कॉल लेके बैठे आशीष बहती जी। बताइए अब आप कल के लिए क्या कैरी करेंगे? डाबर को एज अ बीटीएसटी कैरी करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से एफएमसीजी में पूरा ब्रेकआउट देखने मिला है, डाबर में ब्रेकआउट आज आया है। 20 डेमा को आज रीगेन करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार के साथ 2.5 मिलियन के वॉल्यूम के साथ एक अच्छी क्लोजिंग दे रहा है डाबर। तो 590 की टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 568 का। डाबर 576 पिक कर रहे हैं आप कल के लिए। प्रकाश गावा सर, आप क्या कैरी करेंगे? और मेरा स्टॉक है जो मैंने कल भी दिया था 1 बजे, आज सुबह भी दिया था मैंने मॉर्निंग कॉल में, लाल पैथ लैब्स। अब रिपीट करूंगा। अब 2.5% ऑलरेडी अप है, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि और भी अप मूव बाकी है। अब ट्रेड कर रहा है 2448 पर, टारगेट है 2500 का, स्टॉप होगा 2400। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब, और सुबह भी हम बात कर रहे थे प्रकाश सर की, सुबह भी यही कॉल थी डॉक्टर लाल पैथलैब। प्रकाश सर सुबह डॉक्टर लाल पैथलैब थी या फिर अपोलो था मेरे ख्याल से, या फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर लाल पैथलैब था प्रकाश सर का। और अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और सडनली अगर आप देखें ये जो पूरी की पूरी थीम है ना, और उसने पैसा बना के देना शुरू कर दिया है। या फिर आप ये कह लीजिए कि बाजार को हर वक्त, अगर आप देखें कहीं ना कहीं मोड़ पे, हर सर्कमस्टेंसेस में एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा देखता है, जिस स्पेस पे तुल जाता है। तो आज इस स्पेस पे तुल गया। डॉक्टर लाल पैथलैब, इट्स अ क्लोज अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका 200 डे द लास्ट ड्यू एवरेज वो आता है काफ़ी दूर, 2557 की रेंज में प्लेस्ड है। तो जो बीटीएसटी कॉल्स हैं और एसटीबीटी कॉल्स हैं, उनका क्रम जो है वो खत्म हो गया यहाँ पे। मैं एक स्टॉक और मार्क कर दूं यहाँ पर जिसमें अच्छा मूव आ रहा है, और मेरे ख्याल से जब हम कल सुबह बातचीत कर रहे होंगे तो उसका जिक्र नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ऐसा। और ये क्लोज बहुत अच्छा है सन फार्मा का। सन फार्मा, आशीष चतुर्मोता जी जरा इसको देखिएगा, 908 ग्रेजुअली ये जो चार्ट है 12 अप्रैल से लेकर अब तक की अगर आप टाइम फ्रेम में रीड करें तो शायद एक अपस्विंग के लिए तैयार हो रहा है। आपका क्या मानना है इस स्टॉक को देखने के बाद? तो मेरे हिसाब से अब स्विंग बन चुका है। पिछले 3 दिनों के जो ट्रेडिंग सेशंस में वॉल्यूम और प्राइस की एक्टिविटी वो यही रिफ्लेक्ट करती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो अभी 890 का बेस बना है वो एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और मेरे हिसाब से 935-940 की ट्रैजेक्टरी सन फार्मा में नजर आएगी। हालांकि क्योंकि फार्मा कहीं ना कहीं एक साइडवेज है, इसलिए शायद मोमेंटम मिसिंग है, बट अगर से उस पूरे स्पेस में कोई स्ट्रेंथ कहीं नजर आती है तो वो सन फार्मा और सिप्ला, इन 2 स्टॉक्स के अंदर में देखने को नजर आती है। फार्मा में एक मौका तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अचानक गुजरात गैस में भी खरीदारी दिखने लगी है। पिछले 10-15 मिनटों में 3% ऊपर। ये देखिए क्या स्पाइक आ रहा है गुजरात गैस में। इसके साथ एमजीएल, आईजीएल को भी दिखाइएगा प्लीज। क्या एक कोहेसिव मूव है? क्या दूसरे पियर्स में भी इस तरह की तेजी देखने को मिली? तो आईजीएल 1.5% ऊपर,
महानगर गैस में आप देखेंगे करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जो स्पाइक है वो लार्जली गुजरात गैस में ही देखने को मिला है। कावा साहब, गुजरात गैस करंट जो स्पाइक देखने को मिला है 523 के लेवल्स, बताइए मौका है क्या? बिल्कुल मौका लेना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 524 पर गुजरात गैस, 510 का स्टॉप है, काफी डीप है, लेकिन नथिंग टू वरी, उतना ही लेना चाहिए, क्वांटिटी कम कर लें। टारगेट 540 550 गुजरात गैस, इसका सेटअप अच्छा है और ब्रेकआउट मिला है गुजरात गैस। स्टिंग है ये जो हरकत देखने को मिली, क्योंकि कैश में तो भाग गया ये काउंटर, फ्यूचर्स में 509 510 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गावा साहब कह रहे हैं 510 का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश के भाव के मद्देनजर 540 तक के स्तर आ सकते हैं। एक बहुत तगड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा हमने मिड कैप आईटी की ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन कोफोर्ज, एल&टी टेक सर्विसेज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन देखने को मिला था। इनमें से कोई ट्रेड जो आप मानस कैरी करना चाहेंगे कल के लिए? देखिए, मिड कैप आईटी में डेफिनेटली स्ट्रेंथ है। कल भी मैंने मिड कैप आईटी में कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, और कोफोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस बार ये 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, 3600 रुपए के आसपास आएगा। तो अगर इस स्पेस में खरीदारी करनी है तो कोफोर्ज में खरीदारी करिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 3360 का लगाइए और ऊपर की तरफ 3600 रुपए के टारगेट सेट करिए। 3300 का टारगेट यहाँ पर कोफोर्ज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोमेंटम तो है इस पैक में। मिड कैप आईटी में आज जाते जाते भी तेजी देखने को मिली। अच्छा, थोड़ा सा आज इंटरेस्ट वैसे सन टीवी में भी देखा गया है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन इतना कुछ ग्रेट नहीं है, बहुत हल्का सा इजाफा देखा गया। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हरकत हुई। आज आखिरी घंटे में टीवीएस मोटर में निचले लेवल से पोजीशंस थोड़ी सी तेजी की तरफ बैठने लगी है। एनएमडीसी एक बार देखिएगा, आशीष चतुर्मोता, एनएमडीसी 131 के लेवल्स पर बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव देखने को मिला है। 2% ऊपर स्टॉक, 6% का ओआई एडिशन। तो देखिए, पिछले 4 हफ्तों से वीक ऑन वीक बेसिस पर स्टॉक हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है, बावजूद इसके कि जब हम देख रहे हैं पूरा मेटल कहीं ना कहीं इतना प्रॉमिसिंग ट्रेंड नहीं है। तो ये क्लियरली एक मेरे ख्याल से आउटलायर के तौर पर नजर आ रहा है, और जिस तरह के मूव्स है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 140 की जगह आपको एनएमडीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 128 के स्टॉप के साथ अपने लॉन्ग ट्रेड पर या फ्रेश लॉन्ग पोजिशन एनएमडीसी के अंदर बनाई जा सकती है। चलिए, तो ये है आपका व्यू। अगर आप देखें एनएमडीसी पे। अच्छा, मैं एक ट्रेड रखना चाहूँगा स्क्रीन पे। मैं अभी सॉर्टिंग कर रहा था अपने डेटा की। एक बार आप ग्रेनुअल्स की कॉल रखिएगा 330 की स्क्रीन पे। जरा मैं इसका प्रीमियम निकाल लूँ पहले एक बार, जरा प्लीज़। ग्रेनुअल्स, राजेश पालवी जी ध्यान दीजिएगा ट्रेड पे। .call.330 ये ट्रेड करिए 6 रुपये 95 पैसे पे। क्या खूबसूरत चार्ट। और आई थिंक 22 नहीं, हाँ, जनवरी ये ट्रेड करिए 6 रुपये 95 पैसे पे। जनवरी 2022 से लेके अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ। एक बार मैं जरा अपने इस चार्ट पे वॉल्यूम्स को भी लोड करूं अगर, तो आज के वॉल्यूम्स, इनफैक्ट आज के ही क्यों, अगर आप पिछले 5 सेशन के वॉल्यूम्स को देखें बेहद शानदार हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इन 5 सेशन की कैंडल्स का लो एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज है, जिसमें 20 भी फ्लोट कर दें, जिसमें 50, 100 और 200 सारे हैं। जरा राजेश जी टिप्पणी कीजिएगा जाते जाते इस ऑप्शन पे। तो वीरेंद्र जी, ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक से ये स्टॉक इसी रेंज पे आके अटेम्प्ट करके यहाँ से एक कंसोलिडेशन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बार हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बने, ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। 330 के ऊपर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 365 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। ऑप्शन बाई की जा सकती है 330 की। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे इस ऑप्शन का करीब 4.5 रुपए का। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 12 रुपए तक के। तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी है और अपने ऑलमोस्ट सीरीज के हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में नेक्स्ट वीक में या इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि पूरे सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम लोअर साइड से देखने को मिला है। तो बाय की जा सकती है 330 की कॉल ऑप्शन। सन, ये आपका ग्रेनुअल्स, सन फार्मा, सबकी प्लेसमेंट बेहद शानदार है। और आप यकीन मानिएगा, अच्छा एक स्टॉक का जिक्र और करना चाहिए, ज़रा कैंपस लेके आइए आप। ये वो स्टॉक है जो इस मंच पे काफ़ी बार डिस्कस भी हुआ है। और फुटवेयर स्पेस में जितना पैसा इस एक सेकेंड इस लिस्टिंग ने बना के दिया ना जनाब,
वो सबको अगर आप देखें डोमिनेट कर गया। क्या इवन बाटा भी अगर आप देखें तो बाटा साइडवेज रहा, बट 607 क्या इशू प्राइस था? मेरे ख्याल से इसका 380 390 के आसपास इशू प्राइस था, या फिर मेरे ख्याल से 350 था, और ये स्टॉक आज 608 के क्लस्टर में ट्रेड करता हुआ। नितिन ने भी एक बार टिप्पणी की थी मेरे ख्याल से इस स्टॉक पे। मीनवाइल लिबर्टी जरा देखते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर, लिबर्टी क्या कर रहा है। लिबर्टी 225, यस, लिबर्टी भी इस वक्त अपना जुलाई 2018 के बाद का अब तक का हाईएस्ट लेवल, बट स्टिल लिबर्टी अगर आप इसके हिस्टोरिकल हाई से कंपेयर करें, आई थिंक जुलाई 2014 का इसका हाई था करीब 360, बट रीसेंट टाइम का अगर आप देखें जो स्विंग है वो जाता है हक में कैंपस फुटवियर के, एक्टिववियर के। आपकी स्क्रीन पे 608, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर कैंपस। खैर, अब आपको जरा मैं जाते जाते थोड़ी सी यहाँ पे एक बार जरा ओआई एडिशंस की कहानी समझा दूं कि जनाब कैसा रहा आज का एडिशंस। और आप अगर निफ्टी की कैंडल को देखें, देखिए उससे पहले एक टिप्पणी, निफ्टी की कैंडल को देखें तो जरा प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे कैंडल रखिएगा डेली चार्ट्स पे। लोअर जो इसकी शेडो थी वो बहुत वाइल्ड, यानी जहां ओपन हुआ और लो बहुत वाइल्ड, और इंट्राडे हाई और जो अभी का सीएमपी है वो भी अगर आप देखें काफी वाइल्ड, और एक्चुअल बॉडी जो थी वो काफी अगर आप देखें थिन। यानी आपने एक इवेंट को, उसके आउटकम को, उसकी नेगेटिविटी को, उसके प्रभाव को काफी हद तक इस प्राइस पे फैक्टर इन कर लिया। कल कुछ अच्छा हाथ मिलेगा तो शायद उस पर भी रिएक्ट करेगा निफ्टी, बट ओवरऑल इस कैंडल ने अगर आप देखें बहुत कुछ हजम कर लिया। अगर आप ओआई के लिहाज से देखें आज क्या हुआ बाजार में, तो जरा मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप आज अगर किसी स्पेस में हुआ है इंडिविजुअली तो वो है रियलिटी स्पेस, 4.9%। यहाँ पे हुआ क्या जनाब, यहाँ पे इंडियन होटल्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप लॉन्ग साइड पे, और इनफैक्ट ओबरा रियलिटी पे। उसके बाद अगर आप आए तो आज केमिकल बास्केट में काफी हलचल थी, और जीएनएफसी, टाटा केमिकल और साथ ही साथ पीआई इंडस्ट्रीज, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप रहा। फाइनेंस स्पेस में देखिए तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस ने अपने झंडे गाड़े, और बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा खासा अगर आप देखिए ओआईडिशंस हुआ। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें 59 लॉन्ग, और इवनली पॉइज था बाजार। बट एक चीज देख के अच्छी लगी कि अलॉन्ग विद 59 एडवांसेस यानी लॉन्ग्स, शॉर्ट कवर, यानी जब बाजार में एक डिप आया तो जो शॉर्ट्स थी उन्होंने अपने आप को काफी हद तक रिड्यूस किया, कवर किया। टाटा केमिकल, पेज इंडस्ट्रीज, ग्रैन्युलर्स, टाइटन, मेरिको, ये सब काउंटर्स वो थे जहां पे आज शॉर्ट कवर लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट कवर मेट्रोपोलिस में, एशियन पेंट्स में, कोफोर्ज में, मिड कैप आईटी में, सन टीवी में, और जुबिलेंट फूड्स में याद रखिएगा आज बहुत अच्छा डेटा है क्लोजिंग बेसिस पे। कल मॉर्निंग में चर्चा करेंगे इस पे। और इंडिया सीमेंट्स, सिटी यूनियन बैंक, पावर ग्रिड और मुथूट फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, इनमें थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज। और लॉन्ग अनवाइंडिंग गोदरेज सीपी में, कैनफिन होम्स में, एचडीएफसी में, अंबुजा सीमेंट्स में और आदित्य बिरला कैपिटल में आज यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। एक स्पेस और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, एफएमसीजी, स्टार ऑफ द डे। इसमें यूबीएल में याद रखिएगा आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन टाइटन एट ऑल टाइम हाई 6% का बिल्डअप। मेरिको इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे 6.5% का बिल्डअप, 7.2% का बिल्डअप आईटीसी में हुआ आज, और आईटीसी आज अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। हर्षदा, ओवर टू यू। तो क्लियरली यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिला है हमने आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में। लास्ट 1.5 मिनट्स में मार्केट कहाँ जाकर टिक रहा है उस पर नजरें होंगी। आप देखिएगा निफ्टी 17,631 के लेवल्स पर 86 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 560 पॉइंट नीचे है। लेकर आइएगा एक बार फटाफट से डाउ फ्यूचर्स का हाल, क्योंकि जब लास्ट हमने देखा था डाउ फ्यूचर्स तब करीब करीब एक पुल बैक की तरफ इशारा था, और अगर पुल बैक रहा तो शायद हमारे लिए कल ओपनिंग थोड़ी सी और आसान होती हुई दिखाई देगी। तो वो भी एक चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ 17,634 के लेवल्स, 86 पॉइंट की नरमी यहाँ पर। निफ्टी बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, निफ्टी आईटी सिर्फ 58 पॉइंट नीचे है, क्योंकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और वो एक पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत 770 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन अब जाकर 133 अंकों की बढ़त पर जाकर टिक रहा है, तो मोमेंटम वहां पर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली, क्योंकि मिड कैप्स में रिकवरी आई तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिखने लगी है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते, पहले तो एफएमसीजी का इंडेक्स दिखाइए, क्योंकि आज की तेजी एफएमसीजी कंपनियों के नाम की है। 580 अंकों का इजाफा इस इंडेक्स ने दिखाया।
इसमें HUL, इसमें ITC, इसमें ब्रिटानिया, ये सभी वो काउंटर्स हैं। मैरिको समेत जिनमें तेजी बनती हुई दिखाई दी। आज तो डाबर में भी खरीदारी देखने को मिली है। मैरिको डाबर जैसे ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेंड भी दिखा दीजिएगा क्योंकि कंजम्पशन थीम वाला पूरा प्ले काफी ज्यादा हरकत में आता हुआ दिखाई दिया। आपको याद होगा हम स्पेंसर की बात कर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। नेली 45 मिनट्स इनटू द क्लोजिंग 81-82 के आसपास 3.5% ऊपर। तो आज की क्लोज की घंटी बज चुकी है। अब हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको पूरी तस्वीर दिखाएगा कि क्या हुआ है आज मार्केट में। तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी सीमित है लेकिन तेजी काफी तगड़ी। टाइटन देखेंगे 2700 के ऊपर निकलता हुआ 2.5% ऊपर, 2.5% का उछाल HUL में, 2.5% के करीब की तेजी आपके एशियन पेंट में, ब्रिटानिया में भी 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला। उधर आयशा, मारुति जैसे काउंटर्स में खरीदारी, M&M जैसे काउंटर्स में खरीदारी आज के दिन देखने को मिली। टाटा मोटर्स भी 1% ऊपर जाकर टिका है। पूरे FMCG प्ले में टाइटन भी इंपॉर्टेंट है, टाइटन इंपॉर्टेंट और ITC भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 345 पर ये टिकता हुआ। टाटा कंज्यूमर फ्लैटिश टू पॉजिटिव, क्या नहीं चला है या फिर कहां पर मुनाफा वसूली आई है, उसमें HDFC बैंक, एक्सिस जैसे स्टॉक्स थे। HDFC था, कोटक महिंद्रा बैंक था, इनमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक में भी थोड़ी सी करेक्शन नजर आया है। RIL की तरफ से आज प्रेशर 0.87 तक के नुकसान के साथ ही जाकर टिका। इन्फोसिस फ्लैटिश लेकिन मिड कैप टेक में ज्यादा एक्शन देखने को मिला। वैसे बाय द वे TCS 3000 के ऊपर निकल पाने में कामयाब रहा है तो वहां पर थोड़ी सी रिलीफ रैली जरूर आई। मिड कैप टेक में ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया। कुल मिलाकर आज का दिन इंटरेस्टिंग था। अच्छी बात यह है कि डे लो से एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमने दिखाई। तो ग्लोबल मार्केट्स का ओवरहैंग जरूर देखने को मिला था लेकिन उससे हम थोड़ी सी चाल अपनी दुरुस्त कर पाने में कामयाब थे। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए सीधा सौदा में नीरज और आशीष ने किस तरह के ट्रेड्स दिए, कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये देखिएगा, स्पाइसजेट, प्रेस्टीज, इंडसइंड तीनों मंदी के तरफ थे। स्पाइसजेट में 3% के रिटर्न्स, प्रेस्टीज में 2% तक के रिटर्न्स, इंडसइंड बैंक में 1% तक का रिटर्न शॉर्ट की तरफ। 2.5% की कमाई HUL में तेजी की ट्रेड ने दी। नीरज ने भी कुछ शॉर्ट के आइडियाज वो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी मेजर्स में रखे। टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, वेदांत फैशंस तेजी की तरफ का ट्रेड था और जुबिलेंट फूड भी तेजी की तरफ का ट्रेड था जिसकी चर्चा हम आखिरी आधे घंटे में खूब कर भी रहे थे। तो ये रहा मार्केट का हाल आपके लिए। आज भारतीय बाजारों की क्लोज नेगेटिव जरूर हुई है लेकिन डे लो से काफी बेहतर चाल। अच्छा, बाय द वे डाउ फ्यूचर्स, अब मुझे तो इंडिकेशन यही है कि सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर है तो वहां पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आज के सेशन में एक बार फिर। इसी के साथ वीरू और मैं आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन कल सुबह में एक बार फिर मुलाकात होगी फ्रेश क्यूज, फ्रेश आइडियाज के साथ। आप तब तक बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।